मेरे को दिखाई दिया कि मेरे में जो काबिलियत है उसको मैं सामने रखूं किसी के। इंडिया तो आप रहेंगे ना। तो मैं उस चीज़ को मैं फिजिकल फिट था, हर साइड से सब कुछ कर सकता था। तो मैंने फिर सोचा कि एकेडमी चलाता हूँ, बच्चों को ट्रेनिंग के था। तो शुरू में मैं भिलाई में चलाया कोशिश किया, लेकिन बच्चे मुझे कॉल करके ये बोल रहे थे, सर हॉस्टल सुविधा है क्या, हॉस्टल सुविधा है क्या। तो मेरे पास उस टाइम वो सुविधा नहीं थी। अगर मान लो सुविधा हो रहा था तो ग्राउंड नहीं था, ग्राउंड दूर हो रहा था। तो मैंने फिर रायपुर को चुना। मैंने देखा रायपुर एक हब है, राजधानी है छत्तीसगढ़ की, और यहाँ पे बहुत सारी एकेडमी, जब मैं आया था यहाँ पे उसमें 13 एकेडमी थी। कोटा में तो काफी डिफेंस एकेडमी। हाँ 13 एकेडमी थी। तो 9 को ताला लगा, 4 बचे हैं यहाँ फील्ड में। एक बंदा ड्यूटी पे कम्बल ओढ़ करके बैठा हुआ है और एक बंदा हथियार लेकर के चल रहा है, ये हमको दिखाई दे रहा था चल रहा है। वो बोले भाई धीरे धीरे अपना क्रॉलिंग करके आड़ पकड़ के आगे बढ़ना है, ठीक है, किसी को निकलने नहीं देना है, यहाँ से मारना है। ये हो गया। उसके बाद हमारा स्नाइपर शूटर नीलिंग पोजीशन आया। नीलिंग पोजीशन बढ़िया, उसमें चल रहा था जो बंदा, हेड छूट गया, टक से एक ही शॉट मारा, यहाँ गया, पूरा भेजा बाहर। उसके सर में जो वेट था कागज से भी हल्का हो गया था। ब्रिटिश जॉब में है तो 100% 24/7 कभी भी कुछ भी आदेश आपको मिल सकता है, उसके लिए आपको तैयार है। कभी फौज में ना नहीं होता, कभी ना नहीं होता है। जब भी आदेश मिलेगा आप हाँ बोलेंगे ही, और हाँ बोल करके ही आपको निकल जाए। मेरा एक टारगेट है, आपको बताता हूँ मैं टारगेट मेरा क्या है। मैंने सोचा हर थाने में मेरा एक बंदा होना चाहिए। हर थाना, जितना थाना है छत्तीसगढ़ में, मेरा एक, जब तक मैं जीवित हूँ मैं कोशिश ये रखूँगा गवर्नमेंट की वैकेंसी आती रहे और मैं ऐसी उपलब्धियाँ देते रहूँ, हर थाने में मेरा एक बंदा रहे और लोग बोले कि बोला हाँ यार पवार डिफेंस एकेडमी का बंदा है, ये पवार डिफेंस एकेडमी का बंदा है। जैसे आज 12 थाने में 12 ऐसा ही बैठेंगे, और सितंबर में जो मेरे कांस्टेबल जाएंगे थानों में, जो मेरे को इज्जत प्रतिष्ठा मान मिलेगा, वो वही मैं कमा रहा हूँ यहाँ पे। बाकी और मकसद कुछ नहीं, पेंशन से मेरा आराम से घर चल रहा। हेलो, नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है आपका A1 नौकरी चैनल में। आज हमारा चैनल पहुंचा है पवार डिफेंस एकेडमी रायपुर में। हमारे साथ मौजूद है गौरव पवार सर। अ, गौरव सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। जय हिंद सर, जय हिंद सर, थैंक यू सर। जय हिंद सर। तो पवार डिफेंस एकेडमी जो रायपुर में एक प्रीमियर डिफेंस एकेडमी है, जो स्टूडेंट्स होते हैं डिफेंस के फील्ड में तैयारी करने वाले, उनको आप फिजिकल की ट्रेनिंग देते हैं। जी पवार सर, आपके एकेडमी के बारे में तो हम फर्दर जानेंगे ही। जी। सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी किस प्रकार से जर्नी रही थी आर्मी की, कैसे आपने डिसाइड किया, क्यों डिसाइड किया, और क्या आपके दिन रहे थे आर्मी में? सबसे पहले तो मैं आपको जय हिंद बोलता हूँ। आपका प्यार है जो आप मेरे पास आए हैं, मेरा सम्मान किया, आप बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा चैनल? A1 नौकरी चैनल सर। मैं एवन नॉबल चैनल का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे पास आए हैं। थैंक यू सर। और देखिए मेरा जो जर्नी का पीरियड था, जो आप बोल रहे थे कि आपका मतलब शुरुआत कैसे हुआ, देखिए एक्चुअली जब मैं बहुत पहले कमजोर घर से था। मेरे फादर क्या एम्प्लॉय थे नॉर्मल प्राइवेट में, तो उनकी सैलरी क्या 5 पर, उस समय क्या हिंदुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, तो भिलाई स्टील प्लांट के अंडर आती है वो, उसके अंदर कार्यरत थे मेरे पापा। तो उस समय क्या सैलरी का पैकेज पापा को 5 से 6 महीने में 1 महीने का आता था। घर का बड़ा मैं, और मेरे से बड़ी बहन थी। तो आप स्वाभाविक समझ सकते हैं कि भाई लड़कियां तो फील्ड में बाहर निकलेंगे नहीं, तो घर का बड़ा मैं था, तो मेरी जिम्मेदारी हो गई थी। जब मैं 10th पास किया तो मेरे पास उस समय ये कंडीशन हो गया था कि पापा ने बोला मुझे कि "सर, क्या विचार है?" तो मैं यही बोला कि मैं देख रहा था घर की कंडीशन, पापा उतने सक्षम नहीं थे, पढ़ा नहीं पा रहे थे। और क्योंकि मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जब हम स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए, तो हमारे फादर क्या 2 साल में एक बार कपड़ा लेते थे, शर्ट पैंट। उनको बोलते थे कि आप बेटा इसको किसी भी तरह चलाइए आप लोग, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत है। मैं उसी को समझता था। तो बहुत सारी पैंट मेरी फट गई पी गई की पीछे से, जिसमें मैं पहले होती थी पेंदी लगा के, कपड़े में कपड़ा डाल के ऐसे सील करके वैसे, और मैं शर्ट को ऐसे खींच के रखता था ताकि कोई लोग देख करके हंसे ना। और 2 साल में वो पैटर्न मेरे घर का चलता था कपड़े का, स्कूल ड्रेस का। और किताबों भी मैं आपको बताऊंगा, किताबें भी मैं जो जो दूसरे लोग पढ़ लेते थे उनसे रिक्वेस्ट कर, जैसे कोई 11th क्लास में गया तो उसको 10th की जो बुक थी उनसे रिक्वेस्ट करके मैं लेता था फाइन। तो उस कंडीशन में मेरा घर का कंडीशन चला था, और मैं घर का बड़ा होने के नाते मेरे को थोड़ा सा घर की कंडीशन को देख करके थोड़ा घबराहट होता था कि आगे कैसे होगा, कैसे पापा सर्वाइव करें। पापा चिंतित रहते थे। और एक्चुअली हम लोग बिलोंग बिहार से करते हैं, और हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा था नहीं उस समय, तो हम लोग वही कमाने खाने वाले हिसाब किताब से आए थे।
फादर पहले बोकारो स्टील प्लांट में थे, फिर उनके बाद ट्रांसफर हो गए भिलाई स्टील प्लांट। तो कंडीशन कंपनी खराब हो गई और ये कंडीशन हो गई कि हम लोग को सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। फिर धीरे धीरे करके फिर मैंने 10th किया। 10th कंप्लीट करने के बाद फिर मेरे फादर ने बोले क्या करूँगा, तो मैं एक स्कोप दिखाई दे रहा था कि ITI कर ले। तो उस टाइम ITI का बहुत ज़्यादा स्कोप था। तो मैं ITI, मेरा परसेंटेज ठीक था, तो मेरा ITI में सिलेक्शन हो गया। फिर मैं 2 साल मैकेनिकल ट्रेड से ITI किया। ITI करने के बाद मेरे पास तुरंत अप्रेंटिसशिप के लिए ऑफर आ गया 2 जगह से। एक तो फीके कंपनी है वहां से, और एक रिलायंस से। उस टाइम रिलायंस नई नई लॉन्च की थी, उस टाइम MP था वो, जो हम आज बैठे हैं 70 हो गया। MP हाँ, उस समय MP था। तो 98 की बात है। तो 98 में मैं MP में, मतलब रिलायंस से भी ऑफर आया, तो मैं वीके में 1 महीना सिर्फ अप्रेंटिसशिप किया। तो रिलायंस वाले ना दबाव बनाने लगे कि आपको अच्छा पैकेज मिलेगा, ये वो करके। तो मैं रिलायंस को ज्वाइन कर लिया। रिलायंस को ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ कि रिलायंस ने मेरे को ऐसा बिजी कर दिया था कि मॉर्निंग जाना और सीधा नाइट को आना, क्योंकि कंपनी नई नहीं आई थी यहाँ पे। रिलायंस फिल्टर जो गाड़ियों में लगते हैं ना, फिल्टर, ऑयल फिल्टर और पेपर फिल्टर, ये फिल्टर वहाँ बनते थे रिलायंस के। उसके बाद मैंने देखा कि यार ये सैलरी भी बहुत कम है। 2300 मिलता था उस समय मुझे, 2300 रुपये महीना। और लंबा जाना पड़ता था मेरे घर से। एक्चुअली मैं भिलाई का हूँ, तो भिलाई से नेहरू नगर जाता था सेक्टर 5 से। वहां से मैं साइकिलिंग करके जाता था, फिर आता था, थक जाता था। तो मैंने बोला यार एक वर्कआउट शुरू करता हूँ जो कि मेरे लिए फायदेमंद रहेगा। तो उस समय पेपर का समय था, फोन के समय तो थे न्यूज पेपर। तो मैं जब प्लान जाता, मैं फैक्ट्री में जाता था, तो न्यूज पेपर आता, उसको पढ़ता था। उसमें दिखा था आर्मी की भर्ती आई, ऐसे ऐसे। तो मेरे दिमाग में, एक जहन में घुसा। उस समय आर्मी का इतना क्रेज नहीं था इधर, तो मेरे जहन में घुसा कि यार आर्मी में क्या होता है। तो फिर मैंने उसके बारे में जानकारी हासिल की कि दौड़ होता है, एम होता है और रिटर्न एग्जाम। तो फिर मैंने एक लगन लगा लिया कि गवर्नमेंट जॉब मेरे को कहीं मिले ना मिले, इस फील्ड में जरूर मिले। फिर मैंने सुबह शाम प्रैक्टिस, मॉर्निंग उठना, ग्राउंड जाना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने के बाद आना, नहाना धोना। अपना मम्मी टिफिन देती थी, टिफिन लेकर के सीधा प्लांट चल जाना, प्लांट से आना, साइकिल रखना, उसको सीधा ग्राउंड चल जाना। मैंने दिन दुनिया को बिल्कुल छोड़ दी। इस समय आपकी एज क्या रही होगी जब आप ये टाइमलाइन बता रहे हैं तो? मेरी एज सर उस समय करीबन मान के चलिए 17.5 से 18 साल। 17.5 से 18 साल की एज में आप इतने जिम्मेदार हो गए थे कि प्लान जा रहे थे। घर की जिम्मेदारियां थी सर जी, क्या बताऊं मैं। घर की जिम्मेदारी, अगर मैं नहीं समझता उस चीज को ना, तो आज मैं शायद ही सक्सेस हो पाता, इस मुकाम पे पहुंच पाता। और आजकल के बच्चों को आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से इतने बहुत कुछ चीजें, अच्छी जानकारी मिलती है, लेकिन उस जानकारी तो अच्छी वाली को लेना नहीं चाहते हैं। बुरी जानकारियों को सबसे ज्यादा लेकर के अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। नशा इतना ज्यादा हो गया है आज के समय, देखिए क्या बोलेंगे। और उसके बाद फिर वो सिलसिला मेरा जो चला, उसके बाद मैंने पहली भर्ती देखी। और जहां आज मैं बच्चों को तैयारी करा रहा हूँ, उसी ग्राउंड में मैं दौड़ा हूँ, भर्ती निकाला हूँ, दिन निकाला हूँ। सब कुछ करके आने के बाद मेरे को इतनी खुशी मिली थी उस दिन कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और उसके बाद मैं दौड़ता हुआ, मतलब ट्रेन बैठा हूँ यहाँ से, सरस्वती नगर यही स्टेशन है बगल में, यहाँ से मैं ट्रेन बैठा और घर गया। और घर में जाने के बाद मैंने सबसे पहले पापा मम्मी को अपना ये चेस्ट का दिखाया, जहाँ सिल लगता है, कि मैं क्लियर किया हूँ रनिंग को और बिप को। तो काफी घर में एकदम रोने लग गए थे सब, कि एकदम फीलिंग आ गया था, जाग गया था कि बच्चा सेलेक्ट हो गया। ओके, अभी भी थोड़ा सा हो जाता है, याद आता है वो चीजें तो। और उसके बाद फिर रिटर्न एग्जाम था। मेरे फादर बोले कि रिटर्न में कैसे करोगे, रिटर्न में टेंशन नहीं। फिर उस समय मेरे फादर ने 21 रुपए का एक बुक ला के दिया रिटर्न के लिए, कि ये मार्केट में बहुत बढ़िया बुक है, इससे पढ़। तो मैं उससे तैयारी किया, और तैयारी करने के बाद सफलता हासिल आई। और राजपूत रेजिमेंट फतेहगढ़ ट्रेनिंग करने के लिए बुलाया गया, और मैं स्वयं राजपूत, मुझे गर्व महसूस हुआ कि मैं राजपूत रेजिमेंट में गया था। और मेरे ही रेजिमेंट की 18 साल 1 महीना सेवा दिया हूँ सेना में। ट्रेनिंग आपकी कैसे होती थी उस दिनों, ट्रेनिंग आपके आर्मी में? उस समय सर, अभी की ट्रेनिंग और उस समय की ट्रेनिंग बहुत अंतर। ओके। उस समय की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी। और हम लोग उस समय, जो हम लोग अभी जो बैड वेड अभी रिक्रूट को मिलते हैं, रिक्रूट कहते हैं उनको, जो हाँ जो सिलेक्ट होकर के जाते हैं, तो रिक्रूटमेंट के समय उनको अभी बहुत सारी फैसिलिटीज मिल गया है। हम लोग के समय कोई फैसिलिटीज नहीं था सर। हम लोग उस समय बैल थे, एक तरह से देखा जाए तो बैल है, वहीं से हार्ड वर्क लेना है। हार्ड एक्चुअली हमारे टाइम पे तो सेना में जो ज्वाइन किए थे, एक्चुअली हार्ड वर्कर थे। उनसे जो भी करवा दीजिए, वो आप पत्थर खिलाने से पत्थर पचा लेंगे, इतना दम रखते थे। और कांटों में सोने को तैयार हो जाते थे, क्यों, शरीर इतना थक जाता था, गद्दा नहीं मांगता था, कांटे पे भी सुला देंगे, कांटे पे भी सो जाए, इस कंडीशन में आती थी हमारी। तो
सर मेहनत वर्कआउट बॉडी भी जितना मांगता है उतना अगर आप देंगे तो बॉडी भी आपको सही रिजल्ट देने की कोशिश करे। कैसे थे आपके ट्रेनिंग के दिनों के बारे में कुछ बताइए ना, थोड़ा सा डिटेल में बताइए, क्या रूटीन रहता था? देखिए रूटीन में सब देखिए सुबह सुबह हम लोग क्लोज हुए थे सब, उस समय नए नए सारे के सारे सब अलग अलग राज्य से आए हुए थे, सब क्लोज हुए थे, सब एक दूसरे सब इंट्रोडक्शन किए, कहाँ से हो कहाँ से हो, लेकिन सब एक दूसरे को मुंह देखते रहते थे हम लोग कि यार यहाँ कैसे होगा यार कैसे होगा। सब एक दूसरे को, कोई वहाँ था नहीं हमारा था, सब एक दूसरे को देखते थे फिर बात करते थे और उसके बाद फिर एक दूसरे को समझने की कोशिश करते थे। फिर हमारे बीच में हमारे एक सीनियर थे हवलदार सुशील, आज ये हमको नाम याद है कि हमारे गुरु थे वो शुरुआत के, हवलदार सुशील सर 21 राजपूत के थे। उन्होंने फिर हमारे ट्रुप्स को, हमारे 40 बच्चों की एक ट्रुप्स थी जो कंपनी में जाती है, तो उनके ऊपर एक गार्जियन होता है जो ट्रुप्स का, तो प्लाटून हवलदार कहते हैं उनको। तो मेरी 394 प्लाटून थी इको कंपनी में, राजपुर रेजिमेंट सेंटर में इको कंपनी में 394 प्लाटून में मैंने ट्रेनिंग की थी। और ये समय 99 की है, 99 98 में मैं रनिंग कर रहा था, 99 में भर्ती हुआ, तो 99 की बात ही। और जब मैं जो वहाँ पे कदम रखा था उस समय बहुत ज़्यादा सर्दी थी। 4 जनवरी सन 1999 को मैं सेंटर रिपोर्ट किया था और बहुत ज़्यादा सर्दी थी और मेरे पास उस टाइप के कपड़े भी नहीं थे। मेरे को किसी ने नॉलेज भी दिया था कि ऐसे कपड़े लेके जाने हैं आपको, क्यों इतना ज़्यादा क्रेज नहीं था इधर सुन, जानकारी की कमी। तो जानकारी का अभाव था और मैं उतना ज़्यादा गर्म कपड़े और मेरे पास थे भी नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मैं जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है कि उतना मैं सर्वाइव नहीं कर पा रहा था, तो उतने कपड़े नहीं थे, तो मैंने जैसे तैसे अपने आप को वहाँ डाला। उंगलियां वर्कआउट नहीं कर पाती थी, मतलब इस कंडीशन में इतनी कड़ाके की सर्दी थी यूपी में कि कितनी, मतलब सुबह सुबह उंगलियां वर्कआउट नहीं कर पाती थी, इतना ज्यादा था। और सुबह फिर वो हाथ में एक तलवार आती है, तलवार जो घास काटने वाली होती है, हमने सोचा था तलवार के बोला क्या था, तो हमने सोचा तलवार सिखाया जाए, तो बाद में देखा गया ये तो लंबा सा एक पता नहीं क्या है, आगे ऐसे मुड़ा हॉकी टाइप का मुड़ा आता है, उससे हम घास काटने की। तो सबसे पहला वर्कआउट हमारा वही हुआ, घास काटने वाला एरिया में ले गया गया, वहां पे घास कटवाया गया पूरा दबा के, और फिर हमारे हाथ में छाले पड़ गए क्योंकि लोहे को पकड़े हुए थे और कंटिन्यू चला रहे थे, तो यहाँ पूरे छाले पड़ गए थे हमारे हाथों में। और फिर मैं बोला सर देखो आप छाले पड़ गए, तो हमारे उस्ताद ने उसने उस समय हमको एक थप्पड़ मारा था खींच करके, तो बोला यहाँ तुमको सोने के लिए बुलाया कि, तब मेरे को एहसास हुआ था बॉस यहाँ किसी को कुछ नहीं बताना है कि कोई समझने वाला नहीं है, आपको खुद को समझना है आपके अंदर क्या चल रहा है। तो और एक फौज का बहुत बेहतरीन डायलॉग है, किसी ने आपको सगुन के पीले चावल देकर के नहीं बुलाए थे, आप स्वयं से आए हैं, अगर आपको नहीं करना है नौकरी बिल्कुल जाइए आप बिंदास होकर के घर, आप नहीं करेंगे आपकी जगह दूसरा भाई भर्ती होकर के आए, आप अपने क्षमता के अनुसार नहीं कर पा रहे हैं तो आपको दूसरा भाई आएगा, सिलेक्शन लेगा, वो अपने घर परिवार का पेट चलाएगा, देश की सेवा करेगा, उसके अंदर जो जुनून रहेगा तो आगे अपना नाम भी कमाएगा। तो वो चलता था सर, और उसके बाद फिर ट्रेनिंग हमारी 1 महीने ऐसे ही वर्कआउट नॉर्मल वर्कआउट चलता रहा, कभी इधर कुछ करवा देना कभी उधर कुछ करवा देना। वो शुरू में 1-2 महीने आपको परखते हैं कि कौन कैसा है किस टाइप का है, कोई क्या, बहुत घर अलग अलग घर से आते हैं, वो क्या जिद्दी टाइप की बोल रहे नहीं करूंगा मैं नहीं कर सकता, मैं आज तक किया नहीं, उस टाइप के लोग होते, तो उनको बीच में सिखाया जाता है बात कैसे करना है, अगर कोई सीनियर अगर आपको बोल रहा है तो उसके ऊपर अमल कैसे करना है, ये सब सारी चीजें सिखाई जा रही थी। 1 महीने बाद हमें ट्रेनिंग शुरू हुई सर, 1 महीने ट्रेनिंग शुरू होने के बाद 2 से 3 महीने के अंदर 4 बच्चे भाग गए ट्रेनिंग छोड़ करके। हमारे 40 की ट्रूप थी, 40 में से 4 भाग गए, हम 36 बचे, 36 बच्चे बचने के बाद, और उसमें भी हमारे सुशील सर बोले कि जिसको जाना है बिल्कुल जा सकता है, ट्रेनिंग और आगे हार्ड होगी, वो इसलिए दबाव बना रहे थे ताकि बच्चे अपने आप को रोकें। भाई मैं तो भाग सकता नहीं था क्योंकि मेरे अगर भागने के बाद मेरे घर के आगे पीछे कुछ था नहीं, यही एक स्कोप था जिसके कारण मैं रुक रहा था, और मैं ट्रेनिंग लगातार चलता रहा, और मैं फुटबॉल का बढ़िया प्लेयर भी था सर। और वहाँ मैं फुटबॉल कम्पिटिशन जीता भी और ड्रिल कम्पिटिशन भी जीता, जो कि आज मेरे नाम के आगे जो डीआई लगता है, ड्रिल इंस्ट्रक्टर कहते हैं उसको डीआई को, तो मैं ड्रिल कम्पिटिशन भी वहाँ जीता हूँ और फुटबॉल में भी बढ़िया कंपनी को दिया हूँ रिजल्ट। फर्स्ट आई थी कंपनी हमारी, उसमें मेरे को 7 दिन की छुट्टी एक्स्ट्रा मिली थी, तो वहां से मैं घर आया था, तो मम्मी मेरे को देख के बहुत खुश हुई थी कि ये ट्रेनिंग के बीच में कैसे आ गया, सब सोचे भाग के आ गया, लेकिन वो 7 दिन की छुट्टी मिली थी, बड़ा मेरे को खुशी महसूस हुआ था, 7 दिन की छुट्टी आया था, तो मम्मी पापा बहुत ज्यादा उत्साहित हुए थे वो देख करके। तो मैं शुरू से ही थोड़ा सा फुटबॉल वगैरह मतलब गेम साइड में इंटरेस्ट रखता था, मैं तुरंत कैच करता था, तुरंत पकड़ लेता था, कुछ चीजें थी भगवान ने खूबियां दी थी, तो तुरंत कैच कर लेता था, पकड़ लेता था, तो फुटबॉल में मैं वहां से और डीआई वहां रहा हूँ। तो जब
ये ट्रेनिंग में एक्साइटमेंट होती है यार। मैं भी बंदूक चलाने वाला हूँ। आर्मी पुलिस में ट्रेनिंग की एक्साइटमेंट रहती है ना। हम भी जब एसएससी में थे तो हमारे में भी एक्साइटमेंट रहता था जब वेपन ट्रेनिंग होता था। आपके हाथ में जो पहला वेपन आया तब आपके वो क्या एक्साइटमेंट थी, कैसे फीलिंग थी, कैसे ट्रेनिंग चली थी वो? जो सर पहली बार जब मैंने बंदूक पकड़ा तो उस समय 303 पकड़े थे हम। हाँ, 303। हाँ, उस समय हमने पकड़ा था 303 को, और 303 को सिर्फ हम हमारे हमारे पास डीपी लेके आए, मतलब ओरिजिनल राइफल नहीं थी। ओके। डीपी लाए थे ताकि उसको बताना है कि बैरल का मुंह आगे रखना है, घुमाना नहीं है। कुछ कुछ डिसिप्लिन होते हैं हाँ, वो बता। वो वेपन डिसिप्लिन जो था वो समझा रहे थे। तो उसके बाद वो करीबन एक हफ्ता वो ड्रिल चला। मैं सेना में कुछ भी कार्रवाई होता है उसको ड्रिल कहते हैं, ड्रिल का नाम दिया है। मतलब वो वेपन ड्रिल हुआ, वेपन ड्रिल सिखाया गया कैसे करना है, कैसे खड़ा होना है, कैसे आपको आगे लेना है। मतलब जो उस्ताद कमांड कर रहे हैं मुंह से, ले इम्प्लीमेंट। हाँ, लेट के पोजीशन, नीलिंग पोजीशन, हाई नीलिंग पोजीशन, कुछ पोजीशंस होते हैं, उसको बता रहे थे ऐसे ऐसे करना। तो एक हफ्ता ड्रिल वो चला। उसके बाद हमारा सबसे पहला फायर हुआ था लेट के पोजीशन में। मतलब हम लेट करके जो फायर करते हैं, लेट के पोजीशन में फायर किया था मैं। तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ था कि मतलब मैं सब कुछ ले लिया हूँ यार, मेरे पास कुछ बचा नहीं है। मेरे पास अब मैंने फायरिंग भी कर लिया, मतलब इतना बढ़िया ट्रेनिंग भी चल रहा है मेरा। ऐसा लगता भी चल रहा है। हाँ, मेरे को ऐसा लगता था यार बहुत बढ़िया जगह है, सारी सुविधाएं मिल रही है, बिल्कुल सब कुछ, खाना पीना रहना, इतना बढ़िया सुविधा मिल रहा था सर कि फ्री में सब कुछ, देश सेवा के नाम से। और क्या चाहिए सर? ऑफकोर्स। तो फिर 303 के बाद जो एक्चुअल राइफल जो होती है, हाँ, सेल्फ लोडिंग राइफल, हाँ। वो कब चलाने मिली आपको? SLR, हाँ। SLR हमको मिली थी 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होती है पहले, उसके बाद एडवांस ट्रेनिंग होती है। 6 महीने की बेसिक ट्रेन में हमने 3 और 3 से फायर किया, और उसके बाद फिर जब हम एडवांस ट्रेनिंग गए, उसके बाद हमको SLR दिया गया, सेल्फ लोडिंग राइफल दिया गया। फिर उसके बारे में कार्रवाई को बताया गया, खोलना जोड़ना, इसमें अगर कोई रोक पड़ जाती है उसको कैसे दूर करना है वो भी सिखाया गया। उसके बाद फिर सेल्फ लोडिंग राइफल को चलाना सिखाया गया। सेल्फ लोडिंग राइफल इतनी जबरदस्त हथियार है, मत पूछिए। और अगर हाथी को मार दिया जाए, 7.62 उसका एमएम होता है। राइफल होता है, राउंड जो होता है 7.62 mm का होता है। अगर हाथी को भी मार दिया, हाथी भी एक बार जगह बैठे, कितना जबरदस्त हथियार था वो। लेकिन बस वो कुछ कमी, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई तो उस राइफल से बहुत बढ़िया बढ़िया राइफलें आती गई डिफेंस में। तो उसके बाद फिर वो राइफलें मिला। आज के समय पुरानी हो चुकी है। आज के समय एक के आज ऐसा और सब। हाँ, SLR तो मेरे हिसाब से तकरीबन अभी किसी भी फील्ड में नहीं है मेरे हिसाब से। ट्रेनिंग में ही यूज हो रही है। हाँ सर, सिर्फ उसको डीपी के तौर पे यूज किया जा रहा है, और अभी इंसास राइफल को हर जगह यूज किया जा रहा है। हाँ। इंसास राइफल अपनी इंडिया की बनी हुई है, इसलिए इंसास को अभी ज्यादा लाइट वेट है। और इंसास को बनाने का भी कुछ पर्पज है। इंसास राइफल को बनाने का पर्पज ये भी बता देना चाहता हूँ मैं आपको, अगर किसी को नॉलेज नहीं होगा तो मैं बता रहा हूँ। इंसास राइफल बनाने का पर्पज सिर्फ और सिर्फ मारना नहीं है, उनको कैजुअलिटी कर, कैजुअलिटी इन द सेंस कि आपको अगर गोली लग जाती है तो आप उस जगह से हिल नहीं सकेंगे, भाग नहीं सकेंगे, आप वहां गिरे रहेंगे। लेकिन आपके पीछे 2 आदमी एंगेज जरूर हो जाएंगे। मतलब आपको गोली लगी तो आपके भाई जो रहेंगे साथ में, वो आपको पीछे लेकर के जाएंगे अपने कैंप तक, ताकि भाई ये सेफ हो जाए बच्चा। तो एक गोली में 3 आदमी एंगेज हो गए। ओके। और मर गया तो वो छोड़ के चले? मर गया तो छोड़ के चले। लेकिन वो इंसास राइफल बनाने का मतलब 5.56 mm उसका राउंड पहली बार होता है। तो उसको बनाने का मकसद यही है कि सिर्फ और सिर्फ कैजुअलिटी करना। कैजुअलिटी बंदा हो गया, आप उसको लेकर के कैंप छोड़ने जाएंगे, 2 बंदा एंगेज हो गए, तो 3 बंदे ऑलरेडी एंगेज हो चुके हैं। तो स्ट्रेंथ फिर कम होना शुरू हो जाती है। जैसे मान लीजिए 20 की स्ट्रेंथ गई है लड़ाई के लिए सामने वाले दुश्मन की, और उसमें से अगर 4 को गोली लग गया तो तकरीबन मान के जाए 8 आदमी एंगेज हो गए, 12 आदमी बचे हैं जिनसे आपको लड़ना। इंसास राइफल का मकसद सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग के बाद जो आपकी पहली पोस्टिंग जो होती वो आपकी कहाँ हुई थी? सबसे पहली पोस्टिंग हुई थी सर मेरी MP सागर, ओके। ढाना। ढाना एक जगह है सर सागर स्टेशन में, वहां पे मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी ढाना में। उसी समय संसद पे अटैक हुआ था। 2000 में। हाँ, उसी समय संसद पे अटैक हुआ था। उस समय हम लोग को पूरों को उठा करके एरिया हम लोग को दे दिया गया था राजस्थान। ओके। हम हमारा एरिया था राजस्थान, और पाकिस्तान का वो एरिया था पंजाब। हमारा था जैसलमेर, और हम उनके एरिया को जिसको हमको कब्जा करना था उसका नाम था रहीम यार खान। जिस एरिया को हमको कब्जा करना था 26 राजपुर, जो मैं मेरी यूनिट थी 26 राजपुर, 26 राजपुर को टास्क मिला था कि आप इस एरिया को कब्जा करें। तो हमारी डेली की ड्रिल चलती थी सर रेत में। हम राजस्थान डिप्लॉय हो गए जैसलमेर में जाकर के। तो जैसा मैंने अभी बताया कि हमारा राजस्थान था, तो पाकिस्तान का वो एरिया पंजाब था।
और हम जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में थे उस समय। तो उनका वो एरिया जो कहलाता था वहाँ पे, जिसको हमको कब्जा करना था, रहीम यार खान। तो उस एरिया को हमको कब्जा करना था। तो उस समय मतलब मान के चलिए सर्दी का समय था सर, और उस समय इतना ज्यादा मतलब कोहरा वगैरह होता था राजस्थान में, और रेत भी बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती थी। उस समय मैं भी नया नया था, 1 साल मेरे को सर्विस हुई थी, और मेरे को भी लगा यार कहाँ फंस गया यार मैं। अभी ही अटैक होना था, ऐसा ऐसा संसद में अटैक हो गया और हम लोग को यहाँ पटक गया। डेली ड्रिल होती थी, डेली हम लोग को ड्राई राशन दिया जाता था, मतलब खाने का राशन हम अपने पीठ पे बांधते थे, और डेली हम चले जाते थे सामने फ्रंट पे। आदेश मिलेगा तो हम आगे कूच करेंगे। डेली हमारा डील होता था, सुबह जाते थे शाम को वापस आए, सुबह जाते थे शाम को आए। और शाम को वापस आने को ऐसा भी नहीं कि आप खा के सो जाते थे, रात को नाइट ड्यूटी भी देना है। तो वो जो पका हुआ जो शरीर था ना सर, वो काम करता है फौज में, उस समय काम करता है। तो 24/7 जो बोला जाए फौज के अंदर, आप 24/7 जॉब में है, तो 100% 24/7 कभी भी कुछ भी आदेश आपको मिल सकता है, उसके लिए आपको तैयार है। कभी फौज में ना नहीं होता है, कभी ना नहीं होता है। जब भी आदेश मिलेगा आप हाँ बोलेंगे ही, और हाँ बोल करके ही आपको निकल जाए। और हमारा नारा बोल बजरंगबली की जय, हनुमान के खूब प्यारे, ये बोल करके नारा हम आगे बढ़ जाते। शुरुआती दिन कैसे थे आपके एज ए सिपाही? जब रिक्रूट जब पास आउट होता है तो उसको बोलते हैं सिपाही, जी है ना? जी फिर उसके बाद फिर नया क्लास में ये सब जी चलता है। जी सिपाही के तौर पे आपका क्या था? आज तो वो जब हम एनसीसी में थे तो हमको सिखाया था कि सेक्शन फॉर्मेशन होती है, हाँ राइफलमैन 1 2, हाँ। फिर एलएमजी में बैठने वाला। आपकी क्या पोजीशन रही थी उसमें? देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, जब मैं कसम होती है हमारी, हाँ, जब हम कसम खाए, पीओपी के दिन। हाँ पीओपी पासिंग आउट परेड, उसमें हम कसम खाए तो मेरा सिलेक्शन हो गया था कंटीजेंट परेड। ओके। तो मैं कंटीजेंट परेड में गया था, वहां से डायरेक्ट फतेहगढ़ सेंटर से सीधा चला गया दिल्ली। राष्ट्रपति भवन से लेकर के लाल किला तक की जो चलाई होती है राजपथ वाली सफली हाँ, चलो। राजपथ में, वो मेरे को चलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ सबसे पहले तो, क्योंकि मेरा ड्रिल बहुत अच्छा था, और मेरे पास फोटोज भी है उसके, और रखा हूँ फोटोज में। और सौभाग्य मेरे को प्राप्त हुआ, 14 से 14.5 किलोमीटर राष्ट्रपति भवन से लेकर के, और लाल किला 14.5 किलोमीटर तकरीबन होता है। वहां तक हमको एकदम डिगिंग मार्च में राष्ट्रपति को सलामी देते हुए हमको जो चलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये सौभाग्य मेरे को सिर्फ सेना में ही मिल सकता था, और कहीं नहीं मिल सकता था। और जो प्राउड फील हुआ, जो हम वहां से, एक आता है दिल्ली में गुरुद्वारा, रास्ते में एक जगह गुरुद्वारा का पड़ता है, वहां पे इतना बड़ा मेरे को सम्मान मिला था, मतलब मेरे ट्रूप्स को, मतलब पूरे जो हम 144 आदमी चलते हैं, 12-12 की फाइल होती है, 12 ऐसे, 12 ऐसे, ऐसे कहीं से भी आप काटो पीटो 12 ही दिखेंगे आपको। 12-12 का रो होता है, 144 बंदे चलते हैं। दो हमारे साइड कमांडर होते हैं और एक मेन परेड कमांडर होता है। जो ऑफिसर्स होते हैं, इधर 2 जीसीओ होते हैं, इधर हम ओआरस होते हैं, 144। तो जब हम गुरुद्वारे के पास गुजरे ना सर, तो गुरुद्वारे के पास एक इधर से और एक इधर से, दोनों साइड से कपड़े को पकड़े हुए थे, और उसमें फूल रखे हुए थे। और जैसे ही हमारी कंटीजेंट वहां से गुजरी, और दो उन्होंने कपड़े को ऐसे खींचा, और जो फूलों की बारिश हुई, तो एक अलग सा प्राउड फील हुआ, मेरे को गर्व महसूस हुआ कि वो जीते जी हम जन्नत पहुंचे, बोलते हैं ना, बोले जीते जी वो सौभाग्य प्राप्त हुआ हम लोग को। वो फूलों की जो बारिश हुई कंटीजेंट के समय, दिल गदगद हो गया हमारे पूरे। हमारे जो साफा बनता है, साफे के अंदर पूरा फूलों की बारिश हो गई, पूरा पूरा शरीर पे फूल फूल गिर रहे। बहुत प्राउड फील हुआ था उस समय। कंटीजेंट परेड के बाद मैं वापस सेंटर आया। सेंटर के बाद मेरे को थाना भेजा गया, फर्स्ट पोस्टिंग सागर। और उसके बाद फिर एक कंडीशन हुआ, उसके बाद फिर वहां चला गया। और उसके बाद मेरी जो कंपनी थी, हेडक्वार्टर थी, हेडक्वार्टर में मैं सेवा दे रहा था। और हेडक्वार्टर में मेरी प्लाटून थी बटालियन हेडक्वार्टर। बटालियन हेडक्वार्टर में सीओ ट्रूप्स होता है, कमांडिंग ऑफिसर का ट्रूप्स होता है। कमांडिंग ऑफिसर का ट्रूप्स होने को सेवा करने का मौका मिला, उनके साथ चलना, उनके साथ रहना, तो थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी अच्छी थी। क्योंकि ड्रिल्स अच्छे होते हैं यूजुअली, तो हाँ, सीओ के साथ अटैच। सीओ सीओ के साथ हाँ रहने का मौका मिला। तो परमानेंट रूट के मैं अधीन रहा, चलता रहा उनके साथ, कहीं भी आना जाना होगा सीओ साहब की गाड़ी, सीओ साहब की गाड़ी के पीछे वाली गाड़ी में, ये मेरे को परमानेंट चलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने जो ओवर्स में भी जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं ना, हाँ, वो सीओ के साथ रहते हैं। वो सीओ साहब। वो ड्रिल हाँ राजपथ में ड्रिल करते हैं, वो सारा सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। प्राप्त हुआ फर्स्ट में ही मैं जाते थे बहुत, वही बोल रहा हूँ कि मेरा मतलब किस्मत बहुत अच्छा था, हाँ। जो मैं इतना सब कुछ बहुत तेजी से सरवाइव कर पा रहा था वहां पे। सब कुछ मेरे लिए अच्छा होता चला गया। और सीओ साहब भी उस समय कर्नल कुलदीप सिंह सरावत, सॉरी अश्विंदर सिंह चस्सर थे, सरदार जी।
उसके बाद बने कर्नल कुलदीप सिंह सहरावत, हरियाणा के। उनके साथ मेरे को रहने का सौभाग्य तकरीबन 6 साल का मिला। 6 साल का मिला। वो मुझे कहीं छोड़ते नहीं थे। वो यही बोलते थे, कहाँ है गौरव का, गौरव चले गया मेरे साथ। तो ये बहुत बड़ा मेरे को प्राउड फील हुआ था उस समय। और पंजाब में भी मैं उनके साथ रहा। आप हुसैनी वाला बॉर्डर देखे हैं, नाम सुने होंगे। हुसैनी वाला जहाँ ड्रिल होती है, तो वहाँ पे वो एरिया हमको मिला हुआ था। हम लोकेशन हमारा फिरोजपुर में हम पोस्टेड थे, लेकिन वो एरिया हमको मिला हुआ था, तो वहाँ पे भी हम उसको देखने जाते थे। तो सीओ के साथ हमेशा चलना, सीओ के साथ स्ट्रिक्ट ऑर्डरली बन के रहना। सीओ का भरोसा जितना अपने बटालियन में सबसे बड़ी बात होती है ना, क्योंकि सीओ एक फादर फिगर होते हैं बटालियन का। गॉड फादर ही हमारे, सब कुछ उन्हीं को करना है। मतलब पूरी पलटन के मालिक वही होते हैं, माँ बाप वही होते हैं। और उनके साथ मेरे को जो रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, 7 से 8 साल, 6 साल इनके साथ रहा। फिर 1-2 साल मैं इनके पास रहा था। अभी लेफ्टिनेंट जनरल है, ऑलमोस्ट अभी प्रेजेंट वो साहब, मतलब प्रेजेंट है, दिल्ली में पोस्टेड वो। क्या नाम है उनका, राजीव शुक्ला। वो अभी लेफ्टिनेंट जनरल और कमांडर है, तो वहाँ पे पोस्टेड है। तो उनके साथ भी मैं करीबन 1.5 से 2 साल रहा था। उसके बाद में फिर आरआर चला। ओके, आरआर भी सर्व किया। आरआर में 3 बार था। हाँ, आरआर में 3 बार। आरआर की क्या किस्से होते हैं? आरआर तो मतलब कहीं से भी गोली आई और उस समय ये था। उस समय आरआर की कंडीशन बहुत मतलब ये थी कि मतलब आरआर में बंदा जा रहा है तो सेफ वापस आएगा कि नहीं। हाँ, इसकी गारंटी नहीं। और समय भी ऐसा था ना, 2005, 2000 से 2005 के बीच से तस्वीर में बहुत डिस्टर्बेंस था उस समय, बहुत ज्यादा था। और मिलिटेंसी, आतंकवाद पूछा एकदम पिक पे था बिल्कुल। और शूट एंड साइड का उस टाइम हमारे पास कोई ऐसा ऑर्डर नहीं आता था। पहले हमको परमिशन लेना पड़ता था कि कैसे क्या करना है, सर पता है, हरकत दिखाई दे रही है, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, पूरा बताते थे। उसके बाद पूरी कहानी बताने के बाद बोला, भाई देख लो, सिचुएशन के हिसाब से हैंडल करो। ऐसा मिलता था हम लोग को। तो उस समय भी जब मैं गया था आरआर में, तो फट पड़ गया, तो मेरे को घबराहट सी हुई थी। क्यों जाना तो है, क्योंकि इन्फेंट्री का हूँ, राजपुर रेजिमेंट इन्फेंट्री ना। आजकल तो आरआर में सेफ्टी भी बहुत हो गई, लेकिन उस समय तो पटका हेलमेट ही चलता था। वो पूरा पटका सर पे बंधा हुआ है, लोहे की लो, अभी जो प्लास्टिक हेलमेट है वैसा ऐसा नहीं था। पहले लोहे की प्लेट आती थी, वैसे राउंड होकर के वो हमारे सर के ऊपर बंधाती है ऐसे करके। और उसके बाद प्लेट्स आगे पीछे, और उसके बाद अपना पर्सनल सामान। मतलब एक फौजी आदमी के वेट के अनुसार कम से कम 18 से 21 किलो का वेट एक्स्ट्रा लेकर के अपने बॉडी के ऊपर चलता था आरआर। ओके। एक्स्ट्रा 18 से 21 केजी का वेट लेकर के चलता था बंदा। अब तो पूरा टेक्नोलॉजी आ गया, बहुत लाइट वेट वाले प्लेट्स आ गए हैं। और हेलमेट भी उस टाइप के हो गए कि गोलियां लगकर के रिकॉजिट हो जाती हैं, मतलब टकराई और रूट बदल देती है। और अब पहले तो था ये कि टंग और गिरना है। पहले ऐसा था, झटका भी ज्यादा पड़ता है। झटका भी बहुत ज्यादा पड़ जाता है। तो बहुत सारे मैंने भी देखा, कैजुअलिटी देखे हैं, बहुत सारे देखे हैं कैजुअलिटी। लेकिन किस्मत अच्छी है जो आज मैं आप लोग साथ बैठा हूँ। ऑपरेशनल एक्सपीरियंस के बारे में बताइए आप। आरआर में तो काफी हंटिंग चली होगी। आरआर का तो मैं, देखिए आरआर का मैं इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं बताऊं, लेकिन मेरे को ना सबसे ज्यादा जो घबराहट का एहसास हुआ था, मणिपुर में हुआ था। क्योंकि मणिपुर में एक रिवर है, बराक रिवर। और हमको टास्क मिला था उस समय NH-24 या 14 कुछ था, क्या हुआ? कुछ NH पे क्या हुआ था कि मतलब NH को रोक दिया गया था। वहां के नक्सली जो थे, आतंकवादी मिलिटेंट्स थे। हाँ, उन्होंने उस बैरी पुल था, पुल को पूरा वायर से बांध दिया। गाड़ियां ना उधर जाती थी ना इधर आती थी। तो 626 राजपूत को टास्क मिला खोलने का। असल में टास्क हमको नहीं मिला था। वहां पे जो ब्रिगेड कमांडर थे, उन्होंने बताया, बोला कि भाई हाँ भाई वो किसको, तो हमारे सीओ साहब ने बोल दी, हम खोले। ओके, सरावा रिस्पांस, हाँ सरावा साहब ने तुरंत हाथ खड़ा किया, बोला हमारी पलटन खोलेगी। तो जैसे ही सीओ साहब ने आकर के बोला, भाई मैंने वहां पे हाथ खड़ा कर दिया है और हमको खोलना है। तो एक वो लगा कि यार ऐसे नॉर्मल हो गया, खोलना क्या है, मतलब कुछ टाइप का, इस टाइप का। लेकिन वो ऐसे जगह था, मैं आपको बता रहा हूँ, ये रास्ता है जिसपे वायरिंग किया हुआ है पुल के ऊपर, और दोनों साइड पहाड़ी है, और उन पहाड़ियों के ऊपर उनका ठिकाना है आतंकवादियों का। अगर आप ऊपर से भी एक पत्थर से फेंक करके मार दी सर पड़ी, तो गोली मार रहे। तो उस समय हमको मिली थी कैस्पर गाड़ी, जो
लेफ्ट हैंड साइड से चलती थी। हमारे में क्या है, सारी गाड़ियां राइट हैंड साइड होती है, लेकिन कैस्पर उस टाइम जो आई थी और लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारे में एक एमटी का बंदा था, गणपत हवलदार से। उनको बोला, बोले कौन चलाएगा भाई, बोले गणपत, बोले हम चलाएंगे सब। तो कैस्पर के अंदर हमारी जो स्पेशल ट्रूप थी बैठी, एलएमजी ऊपर लगा और आगे बढ़ना शुरू किया, तार को तोड़ते हुए, कड़ तार को तोड़ते हुए आगे बढ़ा। वो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ी थी, दोनों पहाड़ियों के बीच से ताबड़तोड़ फायरिंग, एम्बुश कर दिया। हाँ जबरदस्त, इतनी फायरिंग जबरदस्त हुई है। हमारी पूरी कंपनी आगे बढ़ रही थी उसके पीछे पीछे, लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ, साला इतना जबरदस्त फायरिंग हुआ कि हमको पीछे हटना। अब उस समय सीओ साहब ने बोल दिया था कि भाई कंपनी मान लिया गया था कि ये कंपनी आगे रहेगी, ये कंपनी ये करेगी, ये कंपनी लीड करेगी, ये कंपनी ऐसा करेगी। तो सारी कंपनियों की कंपनी कमांडर को आदेश मिला कि नहीं, खुलेगा तो आगे खुल। तो उसके बाद फिर एलएमजी वाले को लगाया, एलएमजी वाला ने फायर किया, लेकिन कहाँ ऊपर से रोकने दे रहे हैं वो, एलएमजी वाला मुंडी नहीं उठा पा रहा ऊपर, उसको मौका नहीं मिला था फायरिंग करने का। उसके बाद फिर जब दोनों कंपनियां साइड से दीवार को पकड़ करके, मतलब अपना पहाड़ी के दीवार को पकड़ करके, जब उसके बाद आरएल से फायर किया गया, रॉकेट लॉन्चर, जब उसके उनके ऊपर मारा गया, हिट किया गया ऊपर, तब वो थोड़ा सा पीछे हटे। उसके बाद फौज वही हमारी, बोल बजरंगबली की जय, हनुमान के खूब प्यारे बोल करके जो ताबड़तोड़ अंदर घुसना शुरू करी। तो पहला अचीवमेंट हमको वहां मिला, हमने नेशनल हाईवे खोल दिया। उसके बाद वहां पे एक कोर का बहुत बड़ा ऑपरेशन चला, जिसमें सारी बटालियन को बोला गया, आई एरिया बांट दिया गया, यहाँ चलना। तो उस समय क्या था कि हमारे सीओ साहब ने बोला कि यार पूरे वहां पे गाड़ी घोड़ा चलने कोई साधन, पूरी पहाड़ियां हैं, कच्चे रास्ते हैं। तो हमारे सीओ साहब ने सोचा कि यार बराक रिवर को क्रॉस करके निकल जाते हैं। तो गांव के जो लोकल बंदे थे उनसे ना बोट का इंतजाम करवाया, और जो डीजल वाले बोट होते हैं, जनरेटर वाले, वो इंतजाम कराया गया। मैं सीओ क्यूआरटी में था सीओ साहब के साथ, और सीओ साहब जिस नाव में बैठे, वो नाव पूरा मतलब पूरा हथियार लेके बैठे हैं सब। ऑपरेशन लॉन्च हुआ है तो पूरा लेके जाएंगे हम सब, अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा, 4 कंपनियां ये, और सीओ साहब की 5। और उसके बाद फिर एक आती है घातक, हमारी 6 ट्रुप्स एक साथ हमको निकलना था। तो करीबन 8 से 9 बोट थे बड़े वाले। हम जैसे ही बैठे, बोट जैसे ही स्टार्ट हुआ, तो हमारे जो आरपीसीएचएफ थे, जो रेजिमेंट पुलिस होती है हमारी आर्मी की, इन्फेंट्री ट्रुप्स की, तो उन्होंने बोला बोला अरे यार ये तो नाव पूरा पानी के टच कर रहा है यार, डूब जाएगी ऐसा लग रहा है। तो सीओ साहब बताया, पानी इतना ज्यादा, मतलब इतना वेट हो गया था कि मतलब नाव एकदम ऐसे दब गया था, थोड़ा सा पानी छलक छलक कैसे आ रहा था, सोचिए आप। तो सीओ साहब बोला कि साहब ये नाव तो ऐसे से हो रहा है साहब, गड़बड़ है। तो सीओ साहब ने बोला अबे देखो ना यार कुछ गड़बड़ है क्या, बोला हाँ सर गड़बड़ है। तो वो नाव को चेंज किया गया, उस नाव की जगह हम दूसरे नाव में गए। वो तो उसके बाद नाव जब अल्फा कंपनी को मिला, तो वो नाव की डैमेज हालत थी, और नाव इस कंडीशन में था, इधर से पूरा फट्टे बंधे हुए थे पकड़ के बैठने के लिए, जो लोकल गांव वाले चलते थे पकड़ करके बैठ जाते थे उसमें। तो इधर भी पैक था पूरा, निकलने का रास्ता ऐसे था, एक रास्ता था, सामने जनरेटर लगा हुआ था जो तर 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 आवाज कर रहा था, उससे चल रहे थे। बराक रिवर, सॉरी, बोट में बैठने के बाद मुश्किल से हम 10 से 15 मिनट चले होंगे, तो पूरा पिट्ठू बह करके आ रहे थे, पिट्ठू जो हमारे पीठ पे पर, ओके। पिट्ठू बह करके आ रहे थे। तो पानी में ना ऐसा लगा जैसे रात के समय अंधेरा रहता है जब, और चांदनी रात थी हल्की हल्की, तो ऐसा लग रहा था कोई मुंडी उठा उठा के हमको देखना पानी के अंदर से, क्यों दूर से पिट्ठू बह के आ रहे थे। तो एक पिट्ठू करके पकड़ा गया, नाव चल रही थी, पिट्ठू करके पकड़ लिया गया, खींचते हुए ला रहे थे। बोले यार लगता है किसी पिट्ठू गिर गया, जब किनारे जाएंगे दे देंगे, ऐसा हमको लगा। लेकिन एक पूरी लाइन से पिट्ठुआ बहना शुरू हो रही है। ओके, मैं बोला क्या हो गया। तो इतने देर में सीओ साहब बताया तुरंत, बोले साहब पिट्ठू बह के आ रहे हैं पूरे। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, एक्चुअली वो सिचुएशन जो था, मेरे मतलब सहन से पूरा पूरा सनसना रहा है मेरा बॉडी पूरा। मैं पूरे पिट्ठू बह के आ रहे थे, मैं पूरा क्या हो गया। फिर आरपी तोड़ सीओ साहब बताया, सीओ साहब को बताया, साहब पूरे पिट्ठू बह के आ रहे, पूरा तुरंत तुरंत सीओ साहब तुरंत समझ में आ गया कुछ गड़बड़ हुआ। सीओ साहब ने तुरंत बोला कि पूरे कंपनी कमांडर को लाइन पे लो, फटाक से दी। तो इतने देर में थोड़ा सा हम आगे बह गए थे, उसमें चिल्लाने लगे अल्फा कंपनी डूब गई, अल्फा कंपनी डूब गई, अल्फा कंपनी डूब गई। बहुत जबरदस्त आक्रोश हो गया, पूरे मेरे बॉडी सनसना रहा है, मतलब पूरा हथियार के साथ पूरा बोट डूब गया। 20 नाव क्या हुआ, 20 से ऐसे खुल गया,
तो फट्टा फट्टा से खुला, पूरा नाव बैठ गया और हथियार इतने ज्यादा थे उसमें, वेट था, और बंदे अपने सामान भी लेके बैठे हुए थे। पूरा नाव डूब गया, पूरे बंदे डूब गए उसके अंदर। उसके बाद फिर हंगामा मच गया बिल्कुल पूरी, और सर्दी का समय बिल्कुल कड़ाके की सर्दी, और पानी इतना ठंडा बराक रिवर था। और बराक रिवर की गहराई इतनी कि 10 हाथी खड़ा कर दिया जाए तो भी 10 हाथी डूब जाए, एक के ऊपर एक खड़ा कर, इतनी गहराई। और बराक रिवर की उस पार आपका वो क्या बोलते हैं उसको, अरे कौन सा राज्य, सॉरी देश आता है, चाइना, नहीं नहीं सर, म्यांमार, म्यांमार। म्यांमार। तो बराक रिवर के उस पर म्यांमार, और इधर मणिपुर। अब ये कंडीशन हो गया हम लोग का कि हम सीओ साहब एकदम घबरा गए। और उसके बाद सीओ साहब फिर पूरे को सबको किनारे ले गए, सब फटाफट जितने बच्चे थे सबको लेके गए। बोला साहब हमारे पूरे हथियार डूबे, क्योंकि वो सब गुस्से में आ गए। बोला कि हथियारों को मारो गोली, बंदे अपने पूरे सेफ देखो कितने हैं। ये पूरा चिल्ला चिल्ली होना शुरू हो गया किनारे पे, मतलब एक जगह किनारे लगा दिए बोट को किसी भी तरह। और उस वक्त फिर हमारे जो उनके अल्फा कंपनी कंपनी कमांडर थे, सरदार जी, क्या नाम था साहब का, साहब का कुछ नाम था, मनदीप साहब या संदीप साहब कुछ नाम था। सरदार जी थे, उन्होंने वो चिल्लाने लग गए, ये कहाँ है, वो कहाँ है, ये कहाँ है, नाम ले लेके। क्योंकि भाई कंपनी तो कंपनी है यार, अफसोस है ना, वो घर है, परिवार है, और उसके जिम्मेदार नागरिक वो कंपनी कमांडर थे। वो ढूंढने लगे, वो कहाँ गया, वो कहाँ गया। तो हमारे 3 बंदे उसमें डूबे थे नदी में। हाँ, जो जो बंदा रेडियो सेट लिया हुआ था, मेरे साथ ट्रेनिंग किया था, अनिल, जो रेडियो सेट रेडियो ऑपरेटर था, उसके पीठ पे बंदा एक्चुअली खोल नहीं पाया वो। ओके, उसका वेट इतना ज्यादा हो गया रेडियो का, और रेडियो ऑपरेटर जो होता है तो पीठ पे बांध के चलता है, तो उसका वेट मतलब एकदम क्लोज रहता है, बॉडी से लगा हुआ। उसको उतार नहीं पाया क्योंकि उसके अंदर उतरने की जगह नहीं मिला। वो रेडियो को लेकर के पूरा बैठा दिया। एक आपके राजा राम सर थे, वो रीबा के, थोड़ा सा ओल्ड एज था, मतलब ओल्ड एज नहीं बोलेंगे, मतलब ठीक एज के थे। उनका पता नहीं कैसे क्या हुआ वो भी नहीं। और एक सुबेदार साहब थे। 3 लोग उसमें शहीद हुए हमारे। और र- राम राजा सर की तो बॉडी मिल गई। फिर तुरंत सीओ साहब ने कोर कमांडर को रिपोर्ट दी, ऐसे ऐसे हो गया। कोर कमांडर ने भी सीओ साहब को 10 बात सुनाई, ऐसे कैसे तुम आपने चेक नहीं किया ये। तो फिर तुरंत दिल्ली से गोताखोर आए हेलीकॉप्टर में, कंपनी अल्फा कंपनी को वहीं डिप्लॉय कर दिया गया, आप यहीं रुकिए। और गोताखोर आ करके पहले हथियार निकालना शुरू किए, बॉडी ढूंढना शुरू किए। तो एक बॉडी थी जो करीबन 3 दिन में मिली थी। उनकी बॉडी की वो कंडीशन हो गई थी कि मतलब जहां से बॉडी को पकड़ रहे चमड़ा वहीं से निकल जा रहा, पानी के कारण। पूरा पूरा बॉडी, आंख इतने बड़े बड़े हो गए, और पूरा चेहरा सूज गया। जितना बॉडी का कपड़े का साइज था, बॉडी फुल करके पूरा कपड़े से बाहर निकलने को तैयार हो रहा था। मतलब एकदम सर्जर हालत में सड़ गया था बॉडी, मतलब जहां से उठाएंगे वहीं से, और पूरे बॉडी से जहां छेद कर रहे वहीं से पानी गिर, इस टाइप का। उनको जब बॉडी इस कंडीशन में थी कि बॉडी घर भेजना मुश्किल हो रहा था, तो परमिशन लेके अंतिम संस्कार का कार्यक्रम वहीं किया गया, मणिपुर में। तो कम से कम उसमें 12 टीना रिफाइंड लगा था बॉडी को जलाने को। ओके, मतलब रिफाइंड डाले, आग लगाए, और चटपट 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 चट वो पानी बॉडी से बाहर आए, पूरा बुझा। तो भावन, हाँ बाहर, हाँ वही, मतलब 12 टीना के आसपास रिफाइंड लगा था बॉडी को जलाने में। तो सीयू साहब ने वहां पे एक प्रण लिया था, इस सालों को चुन चुन के मारे। हमारा एक गया है, उसकी जगह 10 लेके, 3 है तो 30 लेकर के आए। हमारा ये था नियम वहां पर मणिपुर में। तो सारे बंदे जोश में थे। फिर हमारी वहां से पैदल यात्रा शुरू हो गई, नाव वहीं छोड़ दिया गया बिल्कुल। वो ऑपरेशन सबसे लंबा ऑपरेशन था मेरी लाइफ का। तकरीबन वो 6 से 7 दिन चला, और हमारी पूरी ये रांग कट गई थी। हमने रास्ते में अपनी चड्डियां उतार के फेंकी, क्योंकि चला नहीं जा रहा था के कारण, क्यों, हाँ पूरा छिल रहा था। एक तो मुश्किल टेरेन थी। हाँ बिल्कुल एकदम उमस था वो एरिया, मतलब आप चलेंगे 4 कदम और पूरा चिप 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 पसीना, और पूरा जंगल, जंगली क्षेत्र पूरा मणिपुर का। तो वो समय जो मेरे को याद करता हूँ तो आज भी जहन मेरा दुख आता है कि सबसे मेन ऑपरेशन बोला, आरआर से भी मैं सबसे महंगा ऑपरेशन माना मैं इसको। क्योंकि 6 से 7 दिन लगातार चलना, और जिस गांव में जाना वहां पे राशन देना और उनसे बनवाना, और फिर खाना। और खाना भी ऐसा कि मतलब जो भी मिल जाए, कच्चा पक्का, मतलब उस टाइप का खाए,
फिर आगे बढ़ गया अब लोकेशन की तरफ भागने के लिए। फिर वहां पे हमको सफलता हासिल हुई, पलटन का नाम हुआ। हमने चुन चुन के बहुतों को मारा, बहुत मिलिटेंट सरेंडर भी किए डर के मारे, 26 राजपुर के डर के मारे, बहुत मिलिटेंट सरेंडर भी किया। और सबसे पहला मैं वहां से बैनेट लेकर के आया था आतंकवादी का, जो आज भी मेरे घर टंगा हुआ है। एक कैप्टन साहब थे, उनका नाम आलोकानंद साहब था, और एक्चुअली बिहार के थे वो भी। तो घातक कंपनी को लीड करते थे। तो हमारा एक स्नाइपर था, स्नाइपर शूटर, का नाम था राम सिंह। राम सिंह ने हेडशॉट मारा था आतंकवादी को ड्यूटी के समय। मतलब आपको मैं बताऊंगा, आप बिलीव नहीं कर सकते हैं, आतंकवादी यहाँ ड्यूटी दे रहा है, हम यहाँ लेटे हुए नाइट में। मतलब आतंकवादी ये है और हम उसकी नीचे वाली मेड़ में लेटे हुए हैं। जिस घर में बंदे सो रहे हैं आतंकवादी, एक बंदा उनका ड्यूटी दे रहा था। हमारे पास उस टाइम उतना टेक्नोलॉजी उस समय नहीं था, तो हमारे पास HSTI था। HSTI जिससे देखते थे तो सिर्फ आपकी एक परछाई दिखाई देगी, मतलब बॉडी नहीं, मतलब उससे आपको नहीं दिखेगा कि मतलब आप पूरे क्लियर दिखाई दे रहे। अभी तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें आप पूरा दिखोगे आप। उस समय HSTI था, तो HSTI बड़ा सा होता था, उसको लगा करके से देख रहे थे कि क्या हरकत है। तो देखिए एक बंदा ड्यूटी पे कम्बल ओढ़ करके बैठा हुआ है और एक बंदा हथियार लेकर के चल रहा है, ये हमको दिखाई दे रहा था, चल रहा है। वो बोले भाई धीरे धीरे अपना क्रॉलिंग क्रॉलिंग करके आड़ पकड़ के आगे बढ़ना है, ठीक है, किसी को निकलने नहीं देना है, यहाँ से मारना है। ये हो गया। उसके बाद हमारा स्नाइपर शूटर नीलिंग पोजीशन आया, नीलिंग पोजीशन बढ़िया, उसमें चल रहा था जो बंदा, हेड छूट गया, टक से एक ही शॉट मारा, यहाँ गया, पूरा भेजा बाहर, पूरा भेजा बाहर। उसके सर में जो वेट था, कागज से भी हल्का हो गया था वेट उसको, उसके सर में कुछ बचा ही नहीं। जब उसके बॉडी को पलटी किया गया था तो गर्दन ऐसे से झूल रही थी, ऐसे से, मतलब उस सर में कुछ बचा नहीं था। तो उसके पास जो बैनेट था, जो लगाया हुआ था, वो बैनेट को मैं बोला साहब ये रख लूंगे, तो बोला हाँ रख ले जा। तो उस समय वो बैनेट लिया था, तो आज भी वो बैनेट मेरे घर पे टंगा हुआ है। वो मेरे को याद दिलाता है मणिपुर का ऑपरेशन का, याद दिलाता है वो बैनेट। आज भी मैं बड़े संभाल करके उसको मैं रखा हूँ, तो मेरे घर में शोभा बढ़ा रहा है मेरे घर की वो। यहाँ पे ऑपरेशन की वो निशानी है। हाँ वो मेरी ऑपरेशन की निशानी है। वो बैनेट आज में टंगा हुआ है, बहुत अच्छा लगता है, मेरे को देख करके प्राउड फील होता है कि वो हेड शूट हुआ था तो उसका बैनेट मैं लेकर के आया। वो ऑपरेशन, उसके बाद फिर वहां से ताबड़तोड़ फायरिंग हुआ। दो हमको गांव वाले, जो गांव वाले थे, बताए थे कि इस घर में सो रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं बताया था कि पीछे नाला है घर के। हम ये सोच रहे थे कि रास्ता यही है, सामने फ्रंट, यही से भागेंगे, कहाँ जाएंगे। तो हमको नहीं पता था कि पीछे नाला है। ये क्या किए, पीछे वाला दरवाजा खोल के नाले में कूद गए, पूरे पूरे 6 लोग थे। 3 लोग को मार दिया था, 3 लोग भाग गए। 3 लोग जैसे ही भागे, हमारी पूरी घातक पीछे लग गए, दौड़ना उनके पीछे, और फिर उनको दौड़ा दौड़ा कुत्तों की तरह मार, छोड़े कोई नहीं हम। ऑपरेशन हमारा एकदम 6 के 6 स्टॉप कर दिए बॉडी में। ओके, मेरे रोंगटे खड़े हो गए आपके ऑपरेशन की कहानी। मैं वही चीज बोला, मैं वो RR वाला जो ऑपरेशन था मेरे लिए नथिंग था, लेकिन मणिपुर का जो ऑपरेशन था, हमारा बंदा स्वयं ID ब्लास्ट हुआ था जब उसका पैर हमने आंखों से देखा। रणविजय उस्ताद नाम था उनका, रणविजय सर नाम था उनका, और नई नई शादी करके आए थे। उनके जो पीछे वाला भाई था जो मेरा, आ, उसकी सर्विस 2 या 3 साल हुई थी। ID में पैर रख दिया, ID में जब पैर रख दिया तो उस बंदे को रोकवा दिया गया, देख लिया गया कि तार पे वो ID पे पैर रख दिया गया, और वो कांपने लग गया, उसको रोकवा, जैसे आप मूवी में देखते हैं कि भाई मारे पे पैर रख दिया तो उठाना नहीं। उठाना नहीं। वो कंडीशन किसी ने देखा, लाइव देखा हूँ, लाइव, ओके, मैंने लाइव देखा उस चीज को, कि वो माइंस पे पैर रख दिया है। और रणविजय सर उसको बोल रहे हैं सीनियर होकर के, बेटा चिंता मत करना, मैं हूँ, चिंता मत कर तू, वही पैर दबाएगा तू, ऐसे कर। मतलब रणविजय सर फिर उसके बाद फिर उसको दौड़ करके अपने साथ धक्का मार करके आगे बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। जैसे ही पैर उठा, बॉडी उड़ गया उनका लड़के का, और रणविजय सर भी पूरा घायल हो गए, पूरा उनका पैर जल गया, बॉडी जल गया, पूरा स्प्लेंडर घुस गया था पूरे। और करीबन वो 4 4 5 महीने हॉस्पिटलाइज रहे थे, और वो भी उस समय कैजुअलिटी हुई थी। तो बहुत मणिपुर में बहुत बर्बरता देखने को मिला मेरे को। मतलब जिंदा नरक बोला जाए तो पूरा
जिंदा नरक था वो। ये माइंस में अगर रखते हैं तो पता कैसे कुछ नहीं, वायर एक्चुअली एक्चुअली वायर पहले क्या होता था, वायर भी होता था उसके साथ। ओके वायर जैसे आपने इस पे पैर रख दिया तो उसके आगे एक वायर होता, वायर ऐसे खींचता था। ओके तो पीछे वाला बंदा जो था वो देख लिया था, हम्म क्यों रख दिया, वो उसको स्टॉप कर दिया वहीं पे। क्योंकि देखिए माइंड रिएक्टर लेकर के आप पूरा समय नहीं घूम सकते। नहीं कर सकते अगर माइंड रिएक्टर लेकर के चलेंगे तो कम हो आप स्पीड कम हो जाएगा। आप जिस जगह से पहुंचना है आपको 3 घंटे में, वो 12 घंटे में आप पहुंचेंगे वहां। तो कुछ चीजों को अवॉइड किया जाता था, और हमें नहीं पता था कि ये माइंस लगा दिया जाएगा। उनको पहले ही पता था कि फौज हरकत करेगी यहाँ से, और उन्होंने माइंस लगा दिया। लास्ट हुआ, नुकसान हुआ, और नई नई शादी हुई थी। बहुत तकलीफ दे था। और उसके बाद एक तकलीफदायक और रहा मेरा। मैं आरआर से पोस्टिंग आया तंगधार, जम्मू एंड कश्मीर, तंगधार में मेरी लास्ट पोस्टिंग थी। मैं वहीं से पेंशन आया हूँ। तो तंगधार में पोस्टिंग गया, तंगधार पोस्टिंग गया तो वहाँ पे एक्चुअली किलो मोर माइंस होता है, जो पूरे बॉर्डर पे लगाया जाता है। वो उस दिन लाइटिंग इतनी ज्यादा हो रही थी। लाइटिंग अब मतलब वहां पे तंगधार में, ये हमारा पोस्ट है, मैं उसका नाम नहीं बता सकता हूँ। ऑफकोर्स हाँ, मैं उसका नाम नहीं बताता, यह हमारा पोस्ट है। और एक नाला है, और नाले के बगल में पाकिस्तान। मतलब हम उनसे बात कर रहे हो, हमसे बात कर रहे, एकदम नजदीक क्लोज है। और उनका तिरंगा फहर, मतलब हमारा तिरंगा फहरता था, उनका झंडा फहराने का तरीका इतना गंदा था। आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, साले वो चप्पल में आते थे, कंबल डाल करके, और दातुन करते हुए झंडे को फहरा देते थे। कैजुअल एकदम बिना डिसिप्लिन के कोई डिसिप्लिन, दातुन कर रहे हैं, मुंह में दातुन है उनके, और चप्पल में है, कंबल ओढ़े हुए हैं, और झंडा को, फ्लैग को होस्टिंग कर रहे हैं। शर्म आने चाहिए उनको। और हमारा पूरा डिसिप्लिन के साथ होता था सब कुछ। हमारे प्रॉपर डिसिप्लिन, वर्दी के साथ प्रॉपर हमारा फ्लैग होस्टिंग होगा। और जब उतरते समय भी हमारा वर्दी के साथ बंदा जाएगा, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ वर्दी वर्दी के साथ उतारेगा उसमें। और उनको कोई डिसिप्लिन नहीं था, नहीं। तभी तो बोला गया है ना, पाकिस्तान आर्मी में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज ही नहीं है। उस समय क्या हुआ, लाइटिंग बहुत ज्यादा थी उससे, रात का समय था, और मैं ड्यूटी ऑफ किया था, ड्यूटी ऑफ किया था। और लाइटिंग बहुत ज्यादा, लाइटिंग जैसे बिजली, बिजली चमक रही, हाँ। और लाइटिंग बहुत ज्यादा और थी। तो मैं क्या, ड्यूटी ऑफ करके अपना बाथरूम गया, पेशाब कर। मैं बोला अब सोऊंगा जा करके। तो जैसे ही मैं बाथरूम के लिए आगे बढ़ा, किलो मोबाइल ब्लास्ट हुआ। किलो मोबाइल ब्लास्ट हुआ। माइन जैसे ही ब्लास्ट हुआ, मेरे कान की हेयरिंग लॉस हो गई मेरी। मेरे को टी करके ट्यूनिंग सुनाई दी। मेरे कुछ समझ में नहीं आया मैं हूँ कहाँ। फिर मुझे हॉस्पिटल ले गया गया। हॉस्पिटल में मतलब समझ ही नहीं आया तो वो क्या रहा है मेरे साथ। उस समय मैं अपने आप को वहां जब देखा, फिर मेरे को टीवी की आवाज नहीं सुनाई दे रही, कोई बंदा बोल रहा है उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब। 3 महीना मेरा ट्रीटमेंट चला था, तब जा करके पूरा समय करेक्ट। फिर मैं यहाँ आकर के देसी इलाज कराया। मैं उस समय पेंशन लिख दिया था, मतलब जब माइंस ब्लास्ट हुआ था उससे पहले मैंने पेंशन लिख दिया कि मैं सेवा। सर्विस ओवर होने वाली थी हाँ, मतलब मैं लिख दिया था कि मैं घर की जिम्मेदारियों के कारण थोड़ा सा मैं मजबूर हो गया हूँ, और मैं सेवा को ही समाप्त करना चाहता हूँ। मेरे फादर फादर थोड़े बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको भी मेरी जरूरत है, इसलिए मैं सेवा को समाप्त करना चाहता हूँ। ऐसे करके मैंने एप्लीकेशन दिया हुआ था, तो मेरी एप्लीकेशन सेंक्शन हो चुकी थी घर जाने के लिए। तो उससे पहले ये हादसा हो गया, 3 महीने में हॉस्पिटलाइज हो गया। और उसके बाद फिर जब मैं घर गया तो दोनों कान में मेरे मशीन लगे हुए थे, हेयरिंग लॉस। और मैं वहां पहुंचा तो उसके बाद फिर मुझे घर वाले बहुत ज्यादा रोने लगे कि क्या हो गया, क्या, अरे मतलब कुछ नहीं, गिर गया कि पत्थर पे चोट लगा। मैं घर में क्या बताऊं, है ना, क्या बताऊं कि मतलब ऐसा सा हादसा हुआ, मतलब चोट लग गया था, कुछ नहीं, वो कान से ब्लड आ गया था, इसलिए कान ब्लड को पर्दा नया बनने के लिए, ताकि फंगस ना हो, इस टाइप से मैं घर में झूठ बोला उसने। तो मशीन लगा हुआ था। आ, उसके बाद 3 महीने मेरे को 2 महीने छुट्टी मिली थी, ताकि आप घर जाकर रिलैक्स होकर के आइए। फिर मैं वहां गया तो उसके बाद मैं बीसी हो गया। बीसी इन से फेटल कैजुअलिटी, लड़ाई लड़ाई के समय जो कैजुअलिटी चलती है, तो मेरे को मेडिकल अनफिट कर दिया, मेडिकल कैजुअलिटी। तो मैं डॉक्टर साहब से बड़ा रिक्वेस्ट किया कि सर मेरे को सिविल में जॉब करना है, मैं जा भी रहा हूँ तो मैं क्या कर पाऊंगा, या ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकता। तो डॉक्टर साहब ने बोला यार देखो, तुम्हारी पूरी सर की नसें हिल चुकी हैं, और पर्टिकुलर एक एक नस का ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, ये पूरा आपका माइंड हिल गया। क्योंकि मुझे उठा करके फेंक दिया गया था बाहर, लंबा फेंक दिया गया था। किलो मोड माइंस में जो ब्लास्ट हुआ, तो मुझे उसका जो प्रेशर आया ना, उससे मैं फेंका गया था बहुत दूर। और जो टकराया था,
तो उसी कारण से मेरा ये ब्लडिंग आ गया, कान का पर्दा फट गया दोनों साइड से। तो मैं डॉक्टर साहब काफी रिक्वेस्ट किया, डॉक्टर साहब ने बोला नहीं यार मैं रिस्क नहीं ले पाऊंगा ऐसा वैसा। तो फिर मैं घर आया। घर आने के बाद मैं देखा कि यार कैसे करूं। फिर मेरे फादर बहुत डॉक्टर्स को दिखाए, जैसे आपने बता दिया उस होम्योपैथिक अच्छा डॉक्टर है, वो आयुर्वेदिक वाला, इस टाइप से। ऐसे भी अच्छा इलाज में किया। हाँ, तो मैं चलने लग गया उसी चाल में। और पापा के साथ कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी इधर। फिर धीरे 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 मेरे को हेडिंग वापस आ गया। लेकिन जो गवर्नमेंट का ठप्पा लगा हुआ था वो वापस नहीं आ सकता, हेडिंग लॉस वाला। तो फिर मैं उसके बाद रिटायर्ड हुआ। रिटायरमेंट के बाद मैं सबसे फर्स्ट ज्वाइनिंग किया था मैं मनापुरम गोल्ड, मनापुरम गोल्ड लोन एज ए सिक्योरिटी, वहाँ ज्वाइन किया। तो वो थोड़ा जम नहीं रहा था। फिर मैं वहां से अपने आप को बैंक में किया, सिक्योरिटी में। बैंक में किया करीबन 2 साल। उस टाइम वो बैंक थी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, जो कि मर्ज होकर के बन गई पीएनबी के साथ मर्ज हो गई, पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज हो गई। तो पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज होने का, पंजाब नेशनल बैंक में क्या सिक्योरिटी गार्ड रखते नहीं प्राइवेट, तो वहां से मेरे को निकाल दिया। अब निकाल दिया गया तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो बोला अरे यार पेंशन से सब कुछ नहीं हो पाएगा, बच्चे बड़े हो गए थे मेरे भी, अब मैं क्या करूं। तो मेरे को दिखाई दिया कि मेरे में जो काबिलियत है उसको मैं सामने रखूं किसी के। डीआई तो आप कहेंगे ना। तो मैं उस चीज को मैं फिजिकल फिट था, हर साइड से सब कुछ कर सकता था। तो मैंने फिर सोचा कि एकेडमी चलाता हूँ बच्चों को ट्रेनिंग के था। तो शुरू में मैं भिलाई में चलाया कोशिश किया। लेकिन बच्चे मुझे कॉल करके ये बोल रहे थे सर हॉस्टल सुविधा है क्या, हॉस्टल सुविधा है क्या। तो मेरे पास उस टाइम वो सुविधा नहीं था। अगर मान लो सुविधा हो रहा था तो ग्राउंड नहीं था, ग्राउंड दूर हो रहा था। तो मैंने फिर रायपुर को चुना। मैंने देखा रायपुर एक हब है, राजधानी है छत्तीसगढ़ की। और यहाँ पे बहुत सारी एकेडमी, जब मैं आया था यहाँ पे उसमें 13 एकेडमी थी। कोटा में तो काफी डिफेंस अकेडमी। हाँ, 13 एकेडमी थी। तो 9 को ताला लगा, 4 बचे हैं आज के डेट में। 4 बचे, 9 को ताला लगा। इतनी सारी एकेडमी, किलो के भाव पे एकेडमी थी, मतलब जिसका मन किया वही खोल दिया। और रिजल्ट मिले ना मिले एकेडमी से कोई मतलब नहीं, लेकिन ये एकेडमी चल रही है भाई, एकेडमी है मेरी, एकेडमी है मेरी। मैंने भी यहाँ पे एक चैलेंज था मेरे लिए, एकेडमी खोलना है यहाँ पे। डाला, बच्चे मिले, धीरे धीरे मैंने रिजल्ट देना शुरू किया। तो एक नाम हुआ कि पवार सर बहुत हार्ड ट्रेनिंग देते हैं, स्ट्रिक्ट हैं इस टाइप से, और इन्फेंट्री से हैं। तो मेरी ट्रेनिंग यहाँ मार्केट में बोलने लगे। सिलेक्शन हुआ, अभी लेटेस्ट सिलेक्शन सर मेरे 12 एसआई हुए हैं। हाँ, हम तो काफी सारे आपके एसआईएस के हमारे इंटरव्यू, उनके इंटरव्यू भी हमारे चैनल पे हैं। हाँ, हम आप उस समय जब आए थे सारे SIs तो उस समय भी आप आए थे। तो उस समय काफी मेरे एसआई जो आपको इंटरव्यू दिए थे, जो अभी माना में ट्रेनिंग को कर रहे हैं। माना में, माना में, हाँ माना, माना में। हाँ ओके। माना में ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी। और सारे अभी मेरे 12 एसआई, अभी देखिए 12 थानों में 12 एसआई दिया हूँ। और अभी जस्ट जो सीजी पुलिस का सितंबर में होने वाला है एग्जाम, उसके बाद मेरा एक टारगेट है। आपको बताता हूँ मैं टारगेट मेरा क्या है। मैंने सोचा हर थाने में मेरा एक बंदा होना चाहिए। हर थाना, जितना थाना है छत्तीसगढ़ में, मेरा एक, जब तक मैं जीवित हूँ मैं कोशिश ये रखूंगा गवर्नमेंट की वैकेंसी आती रहे और मैं ऐसी उपलब्धियां देते रहूं, हर थाने में मेरा एक बंदा रहे। और लोग बोले कि बोला हाँ यार पवार डिफेंस एकेडमी का बंदा है, ये पवार डिफेंस एकेडमी का बंदा है। जैसे आज 12 थाने में 12 ऐसा ही बैठेंगे। और सितंबर में जो मेरे कांस्टेबल जाएंगे थानों में, जो मेरे को इज्जत प्रतिष्ठा मान मिलेगा, वो वही मैं कमा रहा हूँ यहाँ पे। बाकी और मकसद कुछ नहीं, पेंशन से मेरा आराम से घर चल रहा। बाकी ऐसा और तो जी। तो पवार सर, जैसे आपने बताया कि काफी सारे सिलेक्शन आपने दिए हुए हैं, तो ट्रेनिंग स्पेसिफिक हम बात करें तो पुलिस की ट्रेनिंग अलग होती है, आर्मी की, एनडीए सीडीएस ऑफिसर्स हुआ, सबकी इन ट्रेनिंग्स में क्या फर्क आपको नजर आता है? देखिए सबसे हार्ड ट्रेनिंग तो देखा जाए तो जो बंदे जाते हैं आर्मी की ट्रेनिंग होती है कि 1600 मीटर दौड़ और 5.5 मिनट का जो टाइमिंग है, मतलब जो मैंने भी दौड़ा, अपने समय पे दौड़ा था, उस चीज को किया था। तो कहीं ना कहीं देखिए उसमें एक आदमी को स्टेमिना स्टेमिना की जरूरत बहुत है। और स्टेमिना अगर बॉडी में नहीं रहेगा तो मुश्किल है। तो सबसे हार्ड तो वही है 1600 मीटर जो 5.5 मिनट में दौड़ते रिकवर करके और वो भी सिंगल नहीं, 100 की भीड़ में, 200 की भीड़ में दौड़ना है आपको। मतलब आप 1600 नहीं दौड़ रहे हैं, आप 75 से 100 मीटर का रेशियो बढ़ा दे रहे हैं आप। कि आप दौड़ रहे हैं, आप इसको काटेंगे तो ये आपका जो 2 कदम ऐसे घुमा, फिर आगे आगे 2 कदम घूमे, ऐसे करते करते आप 50 मीटर का कम से कम आप एक्स्ट्रा दौड़ लेते।
तो बंदा कोई 1600 नहीं दौड़ता, करीबन 1650 मीटर तकरीबन दौड़ता ही दौड़ता है। और वो 5.5 मिनट रिकवर करना 200 फील्ड में बहुत बड़ी बात होती है। और उसके बाद पुलअप्स मारने हैं, पुलअप्स मारना है, पुलअप्स मारने के बाद फिर आपका ये रिटर्न एग्जाम है। मतलब पूरा शारीरिक और मानसिक तरह से मैं बता देना चाहता हूँ कि आर्मी की ट्रेनिंग में शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से आपको मजबूत रहना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसको अचीव कर पाए। और वर्दी पाना कोई मतलब सॉरी, वर्दी पाना हर किसी की बस की बात नहीं है। एक जज्बा जुनून होना चाहिए अंदर, तब जाकर के वो वर्दी के नजदीक पहुंच पाता है। आप स्टेटस लगा देते हैं मोबाइल में और बोल देते हैं, उससे नहीं होता है। जो जुनून है वही आपको आगे बढ़ाएगा, अगर जुनून नहीं है तो आप बिल्कुल खत्म। सर जैसे काफ़ी बच्चों की आप ट्रेनिंग करा रहे हैं ना, आज के समय में जो नए बच्चे जो आ रहे हैं जी, उनमें ऐसी क्या चीज़ों की कमी लगती है? आपके समय से अभी में क्या बदलाव लगता है आपको? देखिए, कमी नहीं बोल सकते हैं उसको, अपने समय की एक एडवांटेजेस होती है, डिसएडवांटेजेस। मैं समझ रहा हूँ। जैसे एक पहले चला था, पढ़े भी होंगे आप, विज्ञान वरदान भी है, अभिशाप। तो आज के जो बच्चे हैं, खान पान उनका सबसे गड़बड़ है, टाइम टेबल पूरा गड़बड़ है उनका। पहली बात तो ये जो मोबाइल्स वगैरह है, ये पूरी रात चलाना है उनको, पूरा दिन चलाना है, ये मोटा हो रहा है, शरीर पतला हो रहा है। इसकी बैटरी डाउन होने से पहले इसको चार्ज में लगा दिया जाता है। लेकिन आपके शरीर के ना एनर्जी लॉस हो रहा है, उसके लिए आप कोई अपना दिमाग नहीं लगा रहे, अपने आप को नहीं देख पा रहे। तो उसके कारण से क्या है ना, देखिए बच्चों को ना सबसे बड़ी कमजोरी आज के डेट में हो गया मोबाइल, खान पान टाइम टेबल, और इसके बाद सोने का जो शेड्यूल है पूरा गड़बड़ है। रात को लेट नाइट जगना, सुबह लेट उठना। आप इस डिसिप्लिन को अगर ऐसे ही रखते गए, शरीर भी साथ देना आपको छोड़ देगा। आंखें उनकी वीक हो जा रही है टाइम से, मोबाइल कंटिन्यू चल रहा है, घर में लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, नजदीक, आंखों पे इफेक्ट डाल रहा है। आज आज भी देखिए मेरे को चश्मा नहीं लगा, उस समय से हम चले आ रहे हैं। तो मोबाइल को मैं आज भी अवॉइड करता हूँ ज्यादा। मैं रात को कोशिश ये करता हूँ कि अपना टाइम से खाना खा के टाइम से सो जाऊँ, क्योंकि सुबह ग्राउंड भी जाना है, उन बच्चों के साथ मेरे को प्रैक्टिस भी कराना है, करना भी है। और आज के जो बच्चे हैं, जो माँ बाप उनको लेकर के आते हैं यहाँ पे, बोलते हैं सर हमारे बच्चे में ये कमी है, ये कमी है, इसको प्लीज आप देखिएगा। मैं कोशिश करता हूँ उनको सुधारने का, वेट बढ़ा हुआ उनको लॉस कराने का। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, हार्ड ट्रेनिंग देखते हैं और बोलते हैं, फिर बहाना करने लग जाते हैं, सर हमसे नहीं हो पाएगा, हम चाहते। सबसे बड़ा दिक्कत ये है। और मैं देखिए इस मार्केट में हूँ, तो यहाँ पे जितने भी एकेडमीज हैं चल रही हैं जो, उनके बीच में एक ही है, एक मेरा मेरा जो मान सम्मान और प्रतिष्ठा जो बच्चों के बीच में बना और बच्चों ने बनाया है मेरा, कि पवार सर की ट्रेनिंग बहुत हार्ड है भाई। जिसमें जज्बा और जुनून होगा वही जाना भैया, नहीं तो पवार सर के पास मत जाना और दूसरी एकेडमी ज्वाइन कर लो। ये मोटो एक्चुअली मार्केट में है आज भी, आप पता कर सकते हैं जाकर के किसी से भी, कि यार भैया पवार सर, अरे यार बहुत हार्ड ट्रेनिंग देते हैं। तो भैया हार्ड अगर दे रहा हूँ तो बच्चा सिलेक्शन भी देगा। मेरे पास 10 बच्चे आते हैं और मैं कोशिश करता हूँ 10 में से 8 का रिजल्ट देने की। मेरे पास ऐसा ही नहीं, इतने सारे बच्चे आए थे, सब भाग गए। टोटल 18 बच्चे बच्चे थे, जिसमें 3 रिटर्न में फेल हो गए, और 15 में से ने 12 बच्चों को सिलेक्शन दिया था। ऐसा ही। तो मैं हार्ड इसलिए देता हूँ ताकि आप यहाँ पे करो। आप एसआई वाले जब एसआई आ जाते हैं बन करके, उस समय मैं आपको बुलाऊंगा, आप उनसे पूछिए। एसआई वाले बच्चों का ये भी कहना है कि पवार सर ने जो ट्रेनिंग दे दिया भैया, हमारे लिए यहाँ कुछ भी नहीं, नथिंग है, हमको बहुत रिलैक्स हो रहा है। पवार सर की ट्रेनिंग एसआई ट्रेनिंग से हार्ड है, अब आप सोच सकते हैं। मैंने सिर्फ बच्चों को एक चीज नहीं सिखाता, बंदूक चला, बाकी हार्ड वर्क करा करके शरीर को इतना मजबूत कर देता हूं मैं, जिसकी कोई सीमा नहीं। सर जैसे बताया कि आज का जो लाइफस्टाइल है, खान पान खराब हो चुका है, आंखें भी वीक हो रही है ना, टाइम से पहले वीक हो जा रही है, तो काफ़ी बार मेडिकल में ही समस्या आती है। जी, मेडिकल में कुछ कुछ समस्याएं होती हैं, उसके लिए आपका क्या सलाह रहेगा? देखिए मेडिकल के लिए तो देखिए ऐसा है कि जो बच्चे पैदाइशी कलर ब्लाइंड होते हैं, उनका तो कोई इलाज तो हो ही नहीं सकता। उनका तो कोई इलाज। और बाकी जैसे मान लीजिए आजकल के बच्चे क्या होता है, जैसे कोविड से जो सिस्टम खराब हुआ है, ये पूरा सिस्टम कोविड के समय से खराब हुआ है। जो हर बच्चे के हाथ में मोबाइल, ऑनलाइन क्लासेस के नाम से जो चले थे उस समय कोविड में, स्कूल वगैरह सब बंद हो गए थे, सारे बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे। ऑनलाइन क्लासेस से सब बच्चों के हाथ में, छोटे से लेकर बड़े बच्चों के हाथ में मोबाइल हो गया था।
सबसे बड़ी कमजोरी मैं आज के डेट में बता रहा हूँ, मोबाइल है। और माँ बाप को सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि बच्चों के गलती चीजों को देखें तो तुरंत उनको टोकना चाहिए, लेकिन माँ बाप उन चीजों को नहीं टोक करके किसी और को थोपने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे पास बच्चे आते हैं तो बोलते हैं सर हमारा बच्चा ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। आप ये सोच सकते हैं कि माँ बाप उस चीज को नहीं सुधार पा रहे, क्यों? बच्चे उसकी बात ही नहीं मान रहे। अगर मैं यहाँ स्ट्रिक्ट नहीं रहूंगा, अगर मैं यहाँ उनके साथ प्रेशर नहीं बनाऊंगा, वो मेरी बात नहीं मानेंगे। आपने कुछ दिन पहले देखा था एक मेरा वीडियो वीडियो वायरल हुआ था। जबरदस्त मतलब तरीके से मेरे को ट्रोल किया गया था कि पवार सर। एक्चुअली क्या उस पे मैं आने वाला था, क्या कहानी थी, उसके बैकग्राउंड क्या था वो वीडियो के पीछे? देखिए वीडियो के पीछे कोई बैकग्राउंड में तो ट्रेनिंग शेड्यूल है, वो ट्रेनिंग चल रहा था सेम। हम्म। और जो मैं बच्चों से टाइमिंग की अपेक्षा कर रहा था, हम्म। भाई मैं इतना प्रेशर बना रहा हूँ, आप तुम तो आपका टाइमिंग और क्लोज होना चाहिए तो आपका टाइमिंग पड़ेगी। तो उस दिन ना मेरा दिमाग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ, क्यों? मैंने बच्चों को देखा कि यार मेरा टाइमिंग पड़ कैसे गया इतना। रनिंग में जो हाँ टाइमिंग होता है। हाँ, रनिंग में जो राउंड मारते हैं, हाँ, हाँ। टाइम कैसे बढ़ गया। तो मैं उस दिन बहुत गुस्से में था, तो मैंने, और देखिए मेरा कोई मतलब ऐसा मतलब जो लोगों ने गलत तरीके से जो ट्रोल करके मेरे को बोला, तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ, देखिए आपके चैनल के माध्यम से पहली बात तो कि मेरा कोई ऐसा किसी पर्टिकुलर किसी बच्चे के साथ मेरी दुश्मनी नहीं होती। लोग बोलते हैं कि यार वो बच्चियों को बहुत ज्यादा दबाव बनाता है और गर्ल्स ट्रेनर होना चाहिए। भाई गर्ल्स ट्रेनर कब होगी? जब गर्ल्स आगे बढ़ेगी तब तो ट्रेनर बन करके आएगी। आप गर्ल्स को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, और जब उसको ट्रेनर बनाने की तैयारी की जा रही है तो आप उस पर उंगली उठा देते हैं। भाई अगर मैं उन पर दबाव, और मेरा मारने का मकसद ये नहीं है कि बिल्कुल एकदम बहुत जोर से मारता हूँ, वो मारने वाला जो मेरा स्टिप होता है वो इतना ज्यादा हेल्दी नहीं होता है कि आदमी एकदम पागल हो जाए। आप देखे होंगे उस वीडियो जो वायरल हुआ था, उस वीडियो में जितने बच्चे बैंड पोजीशन में थे, मैंने सबको मारा, किसी के मुंह से चीख निकल रही थी क्या? सब चुपचाप पड़े हुए थे, क्योंकि उससे चोट लगता है वो डराने के लिए ऐसे, ताकि बच्चे डरे और करें। लेकिन उस वीडियो को बच्ची को दिखा करके इतना ज्यादा ट्रोल किया गया, मुझे बताया गया कि बच्ची पे बर्बरता किया जा रहा है, दबाव बना, बच्ची कांप रही है डर के मारी, ये वो। आज वो बच्ची मेरे पास 1 साल से है। क्या मैं उसको घर से बुलाने गया था? आप बताएं, मैं उसको घर से तो बुलाने नहीं गया था, खुद ही ट्रोल हो, स्वयं आ रही है मेरे पास ट्रेनिंग करने के लिए। भाई मेरे को जो फीस है वो भी देती है कि सर ये आपका मंथली हो गया, आप फीस लीजिए। भाई मैंने तो उनको घर से बुलाया नहीं, स्वयं आ रही है। अगर मेरी ट्रेनिंग गलत होगी तो मेरे को ड्रॉप कर देती वो। लेकिन उसको दिखाई दे रहा है कि भाई मेरी बच्ची यहाँ तैयार हो, जो उसके पेरेंट्स का भी एक वीडियो डला है, देखे होंगे उसका भी। देखा देख। हाँ, उनके पेरेंट्स ने भी बोला खुल करके। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, जो खाली बैठे लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, वो इस चीज को इतना ज्यादा हवा बना दिए, जिसमें मेरा नाम उछला बहुत तेजी से। और कई जगह निगेटिविटी भी मिली, कई जगह पॉजिटिविटी भी मिली मुझे, कि भाई बच्चे ट्रेनिंग हार्ड नहीं करेगा तो कैसे सक्सेस हो पाएंगे। भाई आर्मी में इतना अगर प्रेशर नहीं बनाएंगे, आर्मी में ट्रेनिंग करेंगे तो उतना वहां पे, देखिए एक चीज मैं बता रहा हूँ, देखिए उनको एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि आज मैं वीडियो बना करके डाल दे रहा हूँ अपने प्राइवेट चैनल से, मेरा खुद का प्राइवेट चैनल पवार डिफेंस एकेडमी चैनल से मैं डाल दे रहा हूँ, लेकिन क्या आर्मी पुलिस की जो ट्रेनिंग हो रही है इसकी वीडियो डल रही है क्या? वो तो गवर्नमेंट की है ना। उस उस कैंपस के अंदर क्या हो रहा है वो सिर्फ ट्रेनिंग जान सकते हो, ट्रेनर जान रहा है। जब वहां से बाहर आएंगे तब वो बताएंगे, तब तक तो वो वर्दी पहन लेंगे, उनके ऊपर एक्शन नहीं होगा। आज मैंने गलती से छोटा सा एक वीडियो डाला, और मैंने वो कोई गैप उससे नहीं डाला था कि मैं कराता हूँ ट्रेनिंग हार्ड, तो मैंने डाला था, तो उसको गलत तरीके से। आप रेगुलरली वीडियोस डालते रहते हैं अपने ट्रेनिंग? हाँ, मैं ट्रेनिंग का रेगुलर वीडियो डालता हूँ। और आपके हिसाब से वो कुछ अलग चीज भी नहीं था, ट्रेनिंग का पार्ट था, इसलिए आपने उड़ा? हाँ, मेरे हिसाब से वो मेरा रेगुलर वाला था। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं उसको पर्टिकुलर बना करके जानबूझ के डाल रहा हूँ। अगर बना करके डालता तो एक मेरे चेहरे पे शिकस्त भी होता कि हाँ भाई कैमरा सही है कि नहीं है। हाँ, हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए वो रेगुलर ट्रेनिंग और रेगुलर जो रूटीन है आपके वो वीडियोस डाल है मेरा वो था, ट्रेनिंग का पार्ट था, जिसको गलत तरीके से ट्रोल किया गया। और कहीं ना कहीं मुझे फिर वही बदनाम करने की बात हो रही थी कि पवार सर लड़कियों के ऊपर इतना दबाव बनाते हैं, प्रेशर बनाते हैं। भाई मेरे लिए लड़के और लड़कियां दोनों बराबर हैं, मैं दोनों को एक तरह से लेके चलता हूँ। आज मेरी लड़की जो दौड़ लेगी, कोई दौड़ लेगा, आज मेरी लड़की 24 किलोमीटर दौड़ती है, एकेडमिक बच्ची। मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई एकेडमी के अगर बच्चा 24 किलोमीटर दौड़ के दिखा दे, नहीं तो आइए आपको साक्षात दिखाता हूँ सैटरडे को। सैटरडे को लंबा रूट छोड़ता हूँ उनका, आप देखिएगा टाइमिंग उनका
देखता हूँ आपके वीडियोस तो मैं चेक करते रहता हूँ ऐसे। और उसके बाद दौड़ करके आने के बाद भी उनका जो अग्निवीर और टीए वाले ट्यूटोरियल आर्मी वाले, उनके ऊपर आने के बाद भी उनको सुलाता पुचकाता नहीं हूँ, उनके ऊपर उसके बाद भी दबाव बना रहता हूँ, क्यों उनको पुलिस से मारना है उसके बाद। तो उनके लिए जो वर्क होता है वो भी करवाता हूँ। अगर मैं उनको छोड़ दूंगा उस चीज के लिए, बोला बहुत शानदार बेटा, बहुत बढ़िया टाइम दिया और रेस्ट कर रहा रेस्ट, तो फिर नहीं हो पाएगा। लेकिन इस चीज को कोई समझने को तैयार नहीं। कभी आप ये नहीं देखते कि यार इतना सिलेक्शन दिया, आप पवार सर का नाम बताएं कि भाई पवार सर ने इतना सिलेक्शन दिया, पवार सर इस फील्ड में इतना, इस चीज को कोई नहीं बोलेगा। छोटी सी एक चीज दिखा करके लोग छोटा सा क्लिप बना करके वीडियो को मार्केट में उछाल दिए, मेरे को बदनाम करने के नाम से, और बहुत बुरी तरह से गलत तरीके से ट्रोल किया गया, और उसमें इतने गलत गलत कमेंट्स भी आए हैं, और मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से इतना ज्यादा मेरे पर दबाव बना था। और ट्रेनिंग जो है पर्टिकुलर ट्रेनिंग आज भी मैं वही दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। और आज भी ऐसा नहीं है कि मेरे पास बच्चे भाग गए, बच्चे वही है मेरे पास, और जबकि जुड़ रहे हैं। जिनको लगता है कि भाई मेरे को, भैया मैं और किसी के पास नहीं कर सकता हूँ, मेरे को हार्ड ट्रेनिंग करना, पवार से पास जाऊँ वही कर सकता हूँ, तो आ रहे हैं बच्चे मेरे पास जुड़ रहे हैं। मैं किसी को पुचकारता नहीं हूँ, पुचकारता मैं सिर्फ यहाँ हूँ हॉस्टल में, बॉयज हॉस्टल में। तकलीफ होगा वो तो भाई बन के बाप बन के खड़ा आता हूँ, लेकिन ग्राउंड में कोई रियायत नहीं है। ग्राउंड ग्राउंड है, ग्राउंड में मैं कभी भी रियायत नहीं कर सकता आपके साथ, क्योंकि वो मेरा कर्म भूमि है। अगर मैं वहां, अगर कर्म भूमि के प्रति अगर मैं वो नहीं कर पाऊंगा, दिखा नहीं पाऊंगा, और आपका सिलेक्शन नहीं दे पाऊंगा, तो आपके माँ बाप भी मेरे से आस लगाए बैठे हैं जी। फिर वो मेरे लिए बुरा बोले कि पवार सर ने मेरे बच्चे को कुछ नहीं करा, बर्बाद कर दिया, सिलेक्शन से नाम से पवार से जीरो है। हर फील्ड में आप देखिए मेरा, अभी दिल्ली पुलिस से मेरी एक लड़की ट्रेनिंग करके आई है, कल परसों वीडियो डाला हूं मैं, देखिएगा। दिल्ली पुलिस एससीएम ट्रेनिंग कंप्लीट करके आई है, और मेरे को गौरवान्वित की हो। पहले तो सिलेक्शन लेकर के दिल्ली पुलिस में गौरवान्वित हुआ मैं, ये है लड़की वो, वंदिनी देवांगन। वंदनी देवांगन, ऐसा दिल्ली पुलिस। जी। आज वो ट्रेनिंग वहां कंप्लीट करके वापस चल करके मेरे पास आई, सबसे बड़ा प्राउड फील हुआ मुझे। मैंने बोला, बेटा वर्दी नहीं आई? तो बोला सर वो एक्चुअली वर्दी लाना भूल गई, क्योंकि एक हफ्ते के लिए मैं छुट्टी में आई थी, मैं वर्दी लाना भूल गई। और मेरे को इतना प्यार दी वहां पे आकर के, तो यही प्यार कमा रहा हूँ सर मैं। हर फील्ड में मेरे बच्चे हैं, मीडिया में भी सर मेरे बच्चे हैं। जो आप अभी न्यूज चैनल में देखे होंगे, विस्तार न्यूज में, मिस्टर सौरभ तिवारी, वो मेरे स्टूडेंट है। एसआई में वो मेरे साथ थे। सुदर्शन न्यूज में जो मिस्टर सुधीर है, वो भी मेरे स्टूडेंट थे। उनका भी आर्मी सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए थे वो। आज देखिए सुदर्शन न्यूज में है वो, सौरभ तिवारी जी विस्तार न्यूज में। और इतने बढ़िया व्यक्ता है, पूछे मन। आज वो चैनल में वीडियो डाले, देखे होंगे आप, बोलने का शैली, बोलने का तरीका, लहजा, तो ये कहीं ना कहीं सीख करके जा रहे हैं जो चीजें। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं कि फील्ड में जाना है आपको। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सेवा जो आपने आर्मी में दी है, अभी जो आप सेवा कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।